देखिए नंबर 1 हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की। चैप्टर नंबर 2 है ये हमारी इस यूनिट का। और जब इस यूनिट के अंदर जब चैप्टर 2 करते हैं तो ये चैप्टर 1 के बाद क्यों आ रहा है, लिंक कोई नहीं आपस में इनका। हम जब चैप्टर 1 में फॉरेक्स की बात करते हैं तो उसी के थ्रू तो हम पेमेंट करेंगे। किसकी पेमेंट करनी है, इंडिया के सामान की नहीं, जो हमने फॉरेन से इंपोर्ट किया है जब उसका पेमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, फॉरेन करेंसी में। तो वो फॉरेन करेंसी को समझ लिया हमने कि फॉरेन करेंसी क्या है, मार्केट क्या है, रेट क्या है, कैसे वो रेट फिक्स होता है। अदरवाइज डायरेक्टली चैप्टर की कोई नॉलेज की हमें जरूरत नहीं है। सेकंड चैप्टर में, सेकंड चैप्टर बिल्कुल ब्रांड न्यू मिलेगा आपको विदाउट एनी लिंक। इस चैप्टर को हम पहले राधा बहुगुणा का ये पीडीएफ है बुक का, वहाँ से हम करते हैं। नोट्स आपको मिली गई आज, वहाँ से आप साथ साथ रीड कर सकते हो। बट एक एक वर्ड को समझना जरूरी है टेक्स्ट बुक में से। बीओपी का मीनिंग क्या है, बीओपी बेसिकली एक वर्ड नहीं है, एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट का नाम है। जैसे हम अकाउंट्स में बैलेंस शीट बोलते हैं, लाइक बैलेंस शीट ये एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जिसके अंदर थोरली कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांजैक्शंस लिखी जाती हैं जितनी एक साल में किसी एक कंट्री की दूसरी कंट्री के साथ होती है, बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ वन कंट्री टू द रेजिडेंट ऑफ अदर कंट्री। और ये सारी ट्रांजैक्शन इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन होती हैं जिसका हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लिंक है। चाहे फिर हम गुड्स मंगवाएं, सर्विसेज एक दूसरे को दें, या और बहुत कुछ है इसके अंदर। क्या क्या है उसी को हम आज बात करेंगे। तो बेसिकली ये दो कंट्रीज की गवर्नमेंट, इंडिविजुअल्स मैं और आप हो गए, बिजनेस फर्म्स या गवर्नमेंट एजेंसीज, उनके बीच की ट्रांजैक्शंस हैं। चाहे हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट की हेल्प ली हो या उनसे हेल्प ली हो, अगर कुछ भी हो रहा है वो यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है। और वो एक्सचेंज किस में होगा, फॉरेन करेंसी में होगा। इसलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझने से पहले हम फॉरेन एक्सचेंज को समझते हैं बस, डायरेक्ट यूज कोई नहीं उसका इस चैप्टर में। लेकिन ये समझिए, देखिए अगर मैं बोल रहा हूँ कि इंपोर्ट पेमेंट्स, तो इंपोर्ट पेमेंट किसके थ्रू हो रही है, फॉरेन करेंसी थ्रू हो रही है। तो ये एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, जैसे यहाँ पे लिखा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आ गया ना नेम, एक्चुअल तो वही आ रहा है ना। अगर मैं किसी को कुछ भी सर्विस दे रहा हूँ या प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, किसी फॉरेनर को, एनआरआई को, फॉरेन गवर्नमेंट को, उनके प्रोड्यूसर्स को, तो वहां से जो आ रहा है वो मेरे लिए इनफ्लो है, और वहां जो जा रहा है मेरी तरफ से क्या है, आउटफ्लो। तो मुझे फॉरेन करेंसी ही मिलेगी। जैसे मान लो मैंने गुड्स अमेरिका को बेची, तो अमेरिका से मुझे क्या मिलेगा, फॉरेन करेंसी। अब मैंने अमेरिका से गुड्स खरीदी तो उनको पेमेंट किस में देनी है, फॉरेन करेंसी में। तो फॉरेन करेंसी का एक साल में इनफ्लो कितना हुआ, आउटफ्लो कितना हुआ। मान लो इनफ्लो हुआ 100, आउटफ्लो हुआ 150। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना है हमारा, नेगेटिव है। कितना है वो, 50, -50। तो -50 डॉलर चले गया हमारा बैलेंस। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक जस्ट अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जिसके अंदर हम ये सारा कुछ दिखाते हैं। इनफ्लो कहां कहां से हुआ हेडवाइज, आउटफ्लो कहां कहां पे हुआ, और डिफरेंस के बाद हमारा नेट बैलेंस क्या चल रहा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो इसलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट यहां से पढ़ सकते हो, इज एन अकाउंटिंग स्टेट। अब जैसे ये टेक्स्ट बुक है ना, तो इसमें पैराग्राफ्स होते हैं, ये सब चीज़ होती है। जब जब नोट्स पढ़ोगे तो नोट्स आपको बहुत ईजी लगेंगे। ठीक है, मैं नोट्स के साथ में ओपन कर लेता हूँ। फोनिक्स में बहुत स्टैंडर्ड चैप्टर है, जिसके मैंने नोट्स ओपन किए नहीं, आपको बुक से करवा दिया। नोट्स आप पढ़ोगे बहुत ईजी लगेंगे। अब यहाँ से पढ़ सकते हो, साथ साथ में चलता रहेगा। ठीक है, वो आप पढ़ लेना, आपका होमवर्क है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो हमें सिस्टमेटिक रिकॉर्ड प्रोवाइड करती है, किसका, ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स। किसके बीच में, दो कंट्रीज के बीच में। अब कंट्री में गवर्नमेंट भी है, हम लोग भी, सब लोग हैं। इसमें क्या क्या आता है, हम बोलते हैं इसमें इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स आती हैं, ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स। उस ऑल में क्या आता है, नंबर 1 क्या लिखा है, ट्रेड इन गुड्स। अब गुड्स क्या है ये बताइए, गुड्स का मीनिंग यहाँ पे क्या लिया जाएगा, टेल मी। अकाउंट्स में गुड्स का मीनिंग क्या लेते हैं, कॉमर्स स्टूडेंट तो सामने होते हैं हमेशा। हाँ जी, गुड्स का मीनिंग अकाउंट्स में क्या है, गुड्स का मीनिंग है जिस चीज में हम डील करते हैं,
स्टॉक। केमिस्ट के लिए गुड्स क्या है? मेडिसिन। बट वो अकाउंट्स में उसका मीनिंग होता है, यहाँ गुड्स का मीनिंग वो सब कुछ जो आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री को बेचते हो या खरीदते हो, सब कुछ जो दिखता है वो क्या है? गुड्स। मुझे मशीन भी दिख रही है, रॉ मटेरियल दिख रहा है, मेडिसिन दिख रही है, जो चीज़ दिखती है वो क्या है आपके लिए? गुड्स। कि वो किसी मटेरियल का बना है, उसको विजिबल आइटम बोलते हैं। जो दिखती है वो विजिबल है। तो ये इसलिए मैंने बोला अकाउंट स्टूडेंट इस बात को भूल जाएंगे गुड्स का मीनिंग अकाउंट्स में क्या होता है। अकाउंट्स में मशीन्स को एसेट बोलते हैं, और जो सामान आप बेचते हो स्टॉक उसे गुड्स बोलते हैं। बीओपी के अंदर मशीन भी गुड्स है, स्टॉक भी गुड्स है। जो आइटम दिखती है, जो किसी एक मटेरियल की बनी है, चाहे वो कोई भी मटेरियल हो जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड गुड्स। तो हम मशीन इंपोर्ट कर रहे हैं या हम फॉरेन से फ्रूट्स इंपोर्ट कर रहे हैं, दोनों का मीनिंग सेम है, विजिबल आइटम्स। इसलिए इसको बोलते हैं विजिबल आइटम्स दैट कैन बी सीन टच्ड। साथ साथ पढ़ते रहना आप ना, क्योंकि बहुत ईजी चैप्टर है। इस चैप्टर के लिए आपको मेरी नीड नहीं है ज़्यादा, आपको बस सुनना है एक जगह से, रिकॉर्डिंग से या यहाँ से, कि गुड्स मतलब विजिबल आइटम्स। ठीक है, दूसरा आता है, दूसरा पीओपी के अंदर कौन से ट्रांजेक्शन हैं? अच्छा, ट्रेड तो कर ही रहे हैं, फ्री में नहीं कर रहे ना, हर जगह पे बिजनेस की बात हो रही है। तो हम दो कंट्रीज के बीच में क्या हो रहा है? ट्रेड इन गुड्स हो रहे हैं या ट्रेड इन सर्विसेज हो रहे हैं। अब एक बार रीड करके हो सर्विसेज कौन सी है, मैं आपसे बात करता हूँ सामने स्क्रीन पे या सामने बुक के आपके। दो तरह की आपको मिल रही सर्विस। एक जिसको हम नेशनल इनकम में बहुत अच्छे से जानते हैं, फैक्टर सर्विसेज, और दूसरी है नॉन फैक्टर। जैसे हम एक दूसरे को क्या देते हैं? शिपिंग सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस, टूरिज्म, सॉफ्टवेयर जिसको आईटी बोल देते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन भी है। जैसे हम कोई कॉल करते हैं फॉरेन कंट्रीज को, तो वो कॉल मिल जाती है हमारी, चाहे वो टेलीकॉम डिपार्टमेंट के थ्रू जा रही है या व्हाट्सएप के थ्रू जा रही है, तो वो एक कम्युनिकेशन हमारा है आपस में। तो उस पर भी डाटा यूज़ हो रहा है, इंटरनेट यूज़ हो रहा है, वहाँ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, या तो वो हमें दे रहे हैं सर्विस या हम उनको दे रहे हैं। तो ये सारी सर्विसेज नॉन फैक्टर है, क्योंकि ये कोई फैक्टर्स नहीं है। बट एक होते हैं फैक्टर सर्विसेज जिसकी बात हम नेशनल इनकम में भी करते हैं, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस एंड सैलरी। वो किसके बदले में मिलती है? जब हम किसी को फैक्टर सर्विस देते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, वो भी सर्विस है। तो किसी भी तरह की सर्विस हो सकती है, उसमें अगर हम एक्सचेंज कर रहे हैं, हम सर्विसेज दे रहे हैं। जैसे मान लो मुझे अमेरिका जाना है, तो अमेरिकन शिप या एयरक्राफ्ट जो इंडिया में है, एरोप्लेन इंडिया में है अमेरिकन कंपनी का, जैसे होता है सिंगापुर एयरलाइंस, तो सिंगापुर एयरलाइंस या थाई एयरलाइंस, वो जो कंपनीज उधर की हैं वो इंडिया में आकर बिजनेस करती हैं, वो यहाँ से लेके जाती हैं हमें। दुबई एयरलाइंस हो सकता है, वो लोग यहाँ आते हैं। ऐसे इंडियन एयरलाइंस भी वहाँ जाते हैं दुबई में, वहाँ के पैसेंजर को इंडिया में लेके आते हैं। तो हम उनको सर्विस दे रहे हैं या वो हमें सर्विस दे रहे हैं, और ये फ्री में नहीं हो रहा, ये बिजनेस है। और इस बिजनेस से एक इनकम क्रिएट होगी, या तो वो फैक्टर इनकम क्रिएट होगी या फिर नॉन फैक्टर इनकम। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में
हम पहले विजिबल आइटम्स को दिखाते हैं। एक्चुअली बेसिकली जब आप बैलेंस ऑफ पेमेंट को देखोगे ना, फॉर्मेट आगे आगे फॉर्मेट दिया होगा, तो हेडिंग्स हैं, पहले विजिबल आइटम्स, फिर इनविजिबल आइटम में ट्रांसफर सॉरी फैक्टर पेमेंट एंड नॉन फैक्टर, फैक्टर सर्विसेज एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज। और सर्विसेज को बोलते हैं इनविजिबल, क्योंकि ये दिखती नहीं है। ये पूरा डिपार्टमेंट जो है ये इनविजिबल आइटम्स का है। तो अभी कोई क्वेश्चन नहीं स्टार्ट हुआ, इंट्रो चल रही है अभी चैप्टर की, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपको एग्जाम में। बीओपी क्या है और उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, अगर आप नोट्स में से देखोगे तो बीओपी का मीनिंग आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये मैंने अपने अकॉर्डिंगली लिखा है यहाँ पर, और उसके अंदर फीचर्स भी लिखे हैं यहाँ पर। ये फीचर्स आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएंगे जब हम चैप्टर करेंगे, ठीक है। और इसमें इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कौन सी हैं, विजिबल आइटम्स एंड इनविजिबल आइटम्स, या कैपिटल ट्रांसफर। थर्ड है कौन से ट्रांसफर है, यूनिलेटरल मीन्स होते हैं वन साइडेड, एक तरफा। अब हम उनको कोई हेल्प करते हैं तो वो वन साइडेड है। अगर इंडिया से पेरेंट्स पैसा भेजते हैं स्टूडेंट को जो वहां पढ़ रहे हैं, तो वो एक यूनिलेटरल ट्रांसफर है। आप फॉरेन में वर्किंग करते हो और अपने पेरेंट्स को पैसा भेजते हो, तो वो एक यूनिलेटरल है, वहां कोई कंसिडरेशन नहीं है, हम किसी फायदे नुकसान के लिए नहीं कर रहे। जबकि ऊपर जो दो चीजें हो रही थी, गुड्स या सर्विसेज, वो एक फायदे नुकसान के लिए हो रही थी, वहां एक इनकम क्रिएट हो रही थी, वहां एक ट्रेड हो रहा था। तो बीओपी में विजिबल आइटम्स का ट्रेड भी आता है, और इनविजिबल आइटम जिसको क्या बोलते हैं सर्विसेज, वो भी आता है। लेकिन हम एक दूसरे की हेल्प के लिए जो एक दूसरे को पैसा भेज रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, वन साइडेड ट्रांजेक्शन्स भी आती हैं। नेट का मीनिंग आगे के समझ आ जाएगा। नेट का मीनिंग वही है कि हम जो भेज रहे हैं, जो हमें मिल रहा है, उसका नेट इफेक्ट क्या है। हमने कितने की सर्विसेज दी, हमने दी मान लो $1000 की सर्विसेज, हमें मिली $900 की सर्विसेज, तो $100 की सर्विस हमने ज़्यादा दे दी, और ये हमारे फेवर में है बात। क्योंकि इंडिया में उल्टा रहता है हमेशा, हम लेते हैं सर्विस $10,000 की, दे रहे हैं सिर्फ $500 की, तो वो नेगेटिव चला जाता है हमारा, हर जगह पे नेट नेट निकलेगा। फिर है कैपिटल ट्रांसफर, नोट्स में देखोगे तो ये मिलेगा, विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम, कैपिटल ट्रांसफर, ठीक है। यहाँ यूनिलेटरल लिखा नहीं हुआ, लेकिन वो बाद में ऐड हुआ था, आप यहाँ से आप उसको ऐड कर सकते हो। कैपिटल ट्रांसफर का मीनिंग है बोरिंग्स एंड बोलिए, बोरिंग्स एंड लैंडिंग। या तो हम उनसे बोरो कर रहे हैं पैसा, या हम उनको पैसा दे रहे हैं, या उनकी एसेट्स खरीद रहे हैं, या हम अपनी एसेट्स उनको बेच रहे हैं। तो मींस कैपिटल ट्रांसफर अगर दो वर्ड्स की बात करें, एसेट्स एंड लायबिलिटी स्टेटस। अब मान लो इंडिया की एसेट्स हैं, से इंडिया के अंदर होटल ताज है, तो होटल ताज इंडिया की एसेट है, चाहे वो टाटा कंपनी का हो, उसने बेच दिया किसी फॉरेन कंपनी को, तो जो इंडिया की एसेट थी वो उसके ऊपर ओनरशिप किसकी होगी, फॉरेन की। इंडिया में रेड फोर्ट है, इंडियन रेलवेज है, या फिर एयर इंडिया है, ये चीज़ें हमारी एसेट्स हैं। लेकिन जब हम इनके शेयर्स, इनकी ओनरशिप बेच देते हैं, जब इंडियन कंपनी के ऊपर कोई अपना राइट ले लेता है, मान लो टाटा, रिलायंस इंडियन कंपनीज हैं, पर कल को कोई फॉरेन की कंपनी इनको खरीद ले, तो वो है ये कैपिटल ट्रांसफर। तो यहाँ कोई ट्रेड नहीं हो रहा। यही क्वेश्चन आपके लिए आगे जाके इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि बीओपी के दो टाइप्स हैं। बीओपी में दो टाइप्स क्या हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में रियल टाइम ट्रांजैक्शंस होती हैं। एक्चुअली मैं या तो गुड्स बेच रहा हूं या सर्विस दे रहा हूं, या मैं गुड्स ले रहा हूं या सर्विस ले रहा हूं, पर इनमें कोई ट्रांजैक्शन होती ही नहीं है। यहां से लैंडिंग बोरिंग की बात है, इन्वेस्टमेंट्स की बात है, किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है। पहले जो चीज मेरी थी वो अब आपकी होगी। तो इंट्रो चल रही है, अभी तो क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। बैलेंस पेमेंट का मीनिंग हमें समझा चुके हैं, और इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो यहाँ से हम पढ़ सकते हैं नोट्स में से। फॉरेन एक्सचेंज के नोट्स मैंने ओपन नहीं किए क्योंकि वो बिल्कुल स्टैंडर्डाइज्ड हैं, जैसे बुक में पढ़ लिए वैसे वहाँ से पढ़ लिए, कुछ उसमें ऊपर नीचे करने को है नहीं हमारे पास वहाँ। फीचर्स क्या है यहाँ पर, ये सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है, क्योंकि हमें इसको हेडिंग वाइज, सब हेडिंग में लिखना है,
1 ईयर की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड है, अप्रैल टू मार्च। सारे ट्रांजेक्शन आते हैं इसके अंदर, विजिबल, इनविजिबल एंड कैपिटल। और ये डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड रहता है। अकाउंट्स में जो होता है ना डबल एंट्री सिस्टम, डेबिट क्रेडिट, ऑलवेज आपको बैलेंस मिलेगा। बीओपी बाद में जाके बैलेंस हो जाएगा। अगर बैलेंस नहीं होगा तो हम बैलेंस करेंगे, और जब करेंगे हम तो उसको इकोनॉमिक सेंस बोलते हैं, क्योंकि जो भी डेफिसिट होगा उतने का हम लोन ले लेंगे। ये सब जाते हैं, अभी नहीं समझा रहा डिटेल में क्योंकि आगे जाके आनी है। तो बीओपी बैलेंस्ड होगी नहीं, बैलेंस किया जाएगा। इसलिए इसकी दो सेंस बनती हैं, अकाउंटिंग सेंस। अकाउंटिंग सेंस है डबल एंट्री सिस्टम, जो ये कहता है ये ऑलवेज बैलेंस्ड होगी, जब देखेंगे तो बैलेंस दिखेगी, बट बैलेंस पहले की जाती है। इकोनॉमिक सेंस में ये कहा जाता है कि ये इम्बैलेंस्ड होती है और हम कैपिटल ट्रांसफर्स के थ्रू इसे बैलेंस कर देते हैं। मान लो मेरा नेगेटिव चल रहा है, यूएसए के साथ मेरा नेगेटिव चल रहा है, तो समझो यूएसए का मेरे ऊपर क्या आ गया, लोन आ गया। यूएसए दो चीजें बोलेगा कि सर या तो हमारा लोन एक्सेप्ट करो या आप हमें कोई अपनी एसेट बेचो। तो या तो अपनी इंडिया की कोई एसेट यूएसए को दे दो, नहीं फिर यूएसए का आपके ऊपर क्या आ गया, लोन आ गया। ऐसे करके बराबर कर देते हैं। तो इंडिया लोन ले रहा है, अब इंडिया के ऊपर वर्ल्ड बैंक से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, यूएसए से बहुत लोन है। तो वो लोन क्यों चढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम आईफोन खरीदते जा रहे हैं और इंडिया का पैनासोनिक फोन बिक नहीं रहा। तो यही हो रहा है, इंडिया की इंडेक्स कंपनी उतना टेक्नोलॉजी का फोन नहीं बना पा रही। तो इसलिए हमारा तो यहाँ पे इम्पोर्ट बहुत हो रहा है, पर उधर से इम्पोर्ट नहीं हो रहा। तो हम नेगेटिव में चलते हैं। उस नेगेटिव को उतारने के लिए दो तरीके हैं, या तो फॉरेन एक्सचेंज के वे में पेमेंट कर दो, उसके लिए आरबीआई के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, या तो वो यूज करो, नहीं तो फिर उनसे क्या ले लो, लोन ले लो। तो नेगेटिव पार्ट क्या बन जाएगा, लोन बन जाएगा। ये ऐसे है जैसे मान लो मैंने आपको टीच किया 50,000 का, आपने फीस दी मुझे 30,000, तो फिर आपकी तरफ माइनस चला गया 20। अब मैं क्या बोलूंगा बेटा, ये तो 20,000 रुपीज़ का लोन एक्सेप्ट कर लो कि मेरा आपके ऊपर क्या आ गया, लोन। कोई बात नहीं, जब जॉब करोगे दे देना पैसा, तब तक मुझे क्या देते रहो, इंटरेस्ट। तो आप अपनी फीस को लोन बना सकते हो, फीस मत पे करो अभी, इसको क्या बना दो, लोन। डॉक्यूमेंट्री कुछ चलेगी हमारे बीच में, डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, तो आपकी फीस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लोन। या ऐसा करो, आप अपने घर का लैपटॉप मुझे दे दो, बराबर हो जाएगा सब। तो वो या तो एसेट्स दे रहे हो, तो आप बोलोगे सर हमारे पास 20,000 नहीं है देने को, इसलिए हम आपको घर का गोल्ड, घर का लैपटॉप दे रहे हैं, तो वो भी चलेगा। अब बोलो सर वो तो नहीं दे सकते या है ही नहीं हमारे पास, तो फिर लोन एक्सेप्ट करो। अब बोलो वो भी नहीं कर सकते, फिर बराबर कैसे होगा, फिर तो मैं हमेशा यही रहेगा 50 इज मोर देन 30। तो 20 रुपीज इक्वल करने पड़ेंगे, वो लोन के थ्रू इक्वल हो सकते हैं या एसेट्स बेच के इक्वल हो सकते हैं। ये है बीओपी। एंड में बैलेंस भी मिलेगी, पर इकोनॉमिक सेंस में हम बोलेंगे या तो सरप्लस है या डेफिसिट है, या तो रिसीट्स पेमेंट से ज्यादा है या पेमेंट रिसीट से ज्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो आपको समझाया बेटा मैंने, ये लिखा हुआ है थोड़ा बुक में ना, वो होता है पैराग्राफ सुना देते हैं, तो अभी यहाँ से मत रीड करो, आपको आगे आगे सारा कुछ क्वेश्चन वाइज समझ आ जाएगा। डबल एंट्री सिस्टम ये कहता है, ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई ना, मैंने उसको फीचर्स बना के लिख दिया नोट्स के अंदर, क्योंकि यहाँ हम क्रिएटिविटी कर सकते हैं कुछ ना। जहाँ मुझे लगता है नोट्स ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वहीं पे बोलता हूँ नोट्स पढ़ने को। अब यहाँ पे देखिए, हमने इसको फीचर वाइज दिखा दिया, इकोनॉमिक सेंस और अकाउंटिंग सेंस। अब ये चीज़ बुक में लिखी हुई है। अकाउंटिंग सेंस में बीओपी ऑलवेज बैलेंस मिलेगी, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम यहाँ पे लग जाता है, जितने का माइनस है उतने का अपने आप लोन बन जाएगा। इकोनॉमिक सेंस में इसके तीन नाम बन जाते हैं, या तो वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, हमें कुछ नहीं करना, ये तो कोइंसिडेंस की बात है, जितना हमने उनको दिया उतने हमें उनसे मिला, हमारा इनफ्लो और हमारे आउटफ्लो फ्लो बराबर है। लेकिन अगर सरप्लस है तो इनफ्लो ज्यादा है और आउटफ्लो कम है। इनफ्लो ज्यादा कब होगा, ऐसा क्या करोगे कि इनफ्लो हो, मींस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में चैप्टर में क्या होता है, सप्लाई, एक्सपोर्ट। आप इंडिया से एक्सपोर्ट करते जाओ, गुड्स का भी और सर्विसेज का भी, तो वहां से पेमेंट आएगी, तो आपकी रिसीट्स बढ़ जाएंगी। तो सरप्लस कब होगा, जब इनफ्लो ज्यादा है, और इनफ्लो कब ज्यादा होगा,
जब फॉरेन एक्सचेंज की क्या हो रही है, हो रही है। जैसे मैं यहाँ से भर भर के पैसा फेंकता रहूंगा आपको, आप कैच करते रहना, तो आपको क्या आ रहा है, रिसीट्स आ रही है, इनफ्लो आ रहे हैं। आप भी कुछ मेरे को फेंकते रहना, लेकिन आप कम फेंक रहे हो, मैं ज्यादा फेंक रहा हूँ आपकी तरफ। तो वो जो फेंक रहे हैं वो क्या है, वो क्रिकेट बॉल नहीं है, वो क्या है, हाँ वो थ्रो एंड कैच गेम जो चल रही है वो क्या है, फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज किसके थ्रू क्रिएट हो रही है, इन ट्रांजेक्शन के थ्रू। तो इसलिए जब मैं फॉरेन कंट्रीज को कोई सप्लाई दे रहा हूँ, एक्सपोर्ट कर रहा हूँ उनको गुड्स या सर्विसेज का, तो बदले में मुझे उनसे फॉरेन डॉलर्स मिलते हैं। यही हमारा ड्रीम होता है कि मैं सर्विस दूं और वहां से मुझे क्या मिले, फॉरेन डॉलर्स सप्लाई हो, इनफ्लो हो। तो हमारा जो बीओपी का स्टेटस है वो सरप्लस शो होगा। लेकिन इंडिया में ना ये है ना ये है, इंडिया में ये होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमारा इनफ्लो कम है, आउटफ्लो ज्यादा। हमें पेमेंट करनी पड़ती है हर चीज की, चाहे हम घूमने जा रहे हैं वहाँ, मेडिकल ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं, या हम बिजनेस करने जा रहे हैं। हम तो जा रहे हैं, वो लोग कहाँ आ रहे हैं, वो तो नहीं आ रहे। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में आपको 40% इंडियंस मिल जाएंगे, पर इंडिया में कहाँ मिलते हैं 40% ऑस्ट्रेलियंस, ढूंढने पे एक भी नहीं मिलता। आपको मिलता है कि घूमते फिरते मिल गया, आपको मिलते नहीं। वो लोग इंडिया में आते हैं लेकिन चले जाते हैं। तो इट मीन्स हमारा इनफ्लो बहुत कम है। रीजन क्योंकि हम कुछ ऐसा कर ही नहीं पा रहे कि वो लोग हमसे खरीदे। तो इस तरह से हमारा इनफ्लो कम है। इनफ्लो कम क्यों है, हमारा एक्सपोर्ट कम है। अब एक्सपोर्ट कम है कि इंपोर्ट कम है, वो चीज़ किस पे डिपेंड है, रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज से। इंटरकनेक्टेड हैं दोनों चैप्टर्स आपस में, दूर से, इनडायरेक्टली, इंटरनली, एक्सटर्नली, दोनों का क्वेश्चन अलग अलग है, क्वेश्चन बैंक अलग अलग है दोनों का। ये नोट रीड करो। अब एक चीज में इसमें न्यू मिलेगी, इनफ्लोज क्रेडिट साइड होते हैं। इट मीन आपको जो मैंने बोला कि बीओपी एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे पूरे चैप्टर में अकाउंट्स की बात होती रहेगी, और जहां अकाउंट्स है वहां डेबिट क्रेडिट तो आएंगे। अकाउंट्स में क्रेडिट का मीनिंग यहाँ प्लस लिया जाएगा, डेबिट का मीनिंग माइनस लिया जाएगा। मतलब आपको जब कुछ मिलेगा, जब आपकी तरफ कुछ आएगा, तो वो आपके लिए क्रेडिट अकाउंट है, और जब आप किसी को पेमेंट करोगे तो वो डेबिट अकाउंट है। अकाउंट्स जब हम करते हैं तब तो होता है कि बहुत से अकाउंट सामने आते हैं, तो फिर हमें हर अकाउंट की नेचर डिसाइड करनी पड़ती है। जैसे हम बोलते हैं मशीन का नेचर डेबिट है और लोन का नेचर क्रेडिट है। बट जब हम यहाँ करेंगे, यहाँ से बीओपी की बात हो रही है, तो बीओपी एक सिंपल अकाउंट है। जैसे आप कह लो कि कैपिटल अकाउंट है, एक वन अकाउंट है, उस अकाउंट की नेचर फिक्स कर दी मैंने। अब इसकी नेचर क्रेडिट है, तो क्रेडिट प्लस होगा, डेबिट माइनस। अकाउंट्स के तो हर चैप्टर में ये बात करती है, तो यहाँ पे आपको समझनी है। जिस ट्रांजेक्शन में आपको इनफ्लो होगा, कुछ आ रहा है, अब एक्सपोर्ट करोगे तो इनफ्लो होगा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इनफ्लो, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज इनफ्लो। यूनिलेटरल ट्रांसफर आपको आ रही है, आप इंडिया में बैठ के अपने कजन से कुछ रिसीव कर रहे हो, गिफ्ट रिसीव कर रहे हो, कोई पैसा आ रहा है आपके पास, डॉलर्स आ रहे हैं, आपके अकाउंट में ट्रांसफर आ रही है, तो वो इनफ्लो है। इसको रियल टर्म्स में देखोगे तो आपको ये समझ आएगा। जैसे मान लो मैं इंडिया में हूँ और मेरे सिस्टर ऑस्ट्रेलिया में है, मैं उनको बोलता हूँ मुझे 2 लाख की नीड है, 2 लाख की नीड, तो वो 2 लाख रुपीज नहीं भेजते, वो उधर से डॉलर्स भेजते हैं, और उनको 2 लाख डॉलर भेजने की जरूरत ही नहीं है।
क्योंकि इंडिया के अंदर मान लो 50 रुपये मान लें, तो उनको कम बेचना पड़ेगा, तो यहाँ आकर उतना ही वो बन जाएगा। तो मान लो ऑस्ट्रेलियन डॉलर का रेट 50 रुपीज़ हो, तो वो सिर्फ $40,000 भेजेंगे। इंडिया में आकर वो कितने बन जाएंगे? 2 लाख, 4,000, सॉरी 4,000, 4,000, वो $4,000 भेजेंगे। कितना फर्क है बेटा। इंडिया में 2 लाख बड़ी अमाउंट है और ऑस्ट्रेलिया की 4,000 बहुत छोटी अमाउंट है। तो मैं उनको बोलता हूँ मुझे $4,000 चाहिए, बोले बस 4,000 ही, ये तो आम बात ही है, ये तो हमें मिल ही जाता है जब हम जॉब करते हैं। जैसे इंडिया में किसी को 4,000 रुपये मिल जाते हैं, तो 4,000 की हेल्प ले रहा हूँ मैं उनसे, तो उनके लिए $4,000 है, सिर्फ 4, वैसे बोलते हैं ओनली 4,000। मैं तो आपके जो ओनली हैं यहाँ पे काफ़ी बन जाएंगे, मेरा काम चल जाएगा, दिवाली की शॉपिंग बढ़िया हो जाएगी। उनकी $4,000 में दिवाली की शॉपिंग नहीं हो सकती, लेकिन हमारी दिवाली बढ़िया हो जाएगी अगर $4,000 भी दे दे हमें, तो हमारा इनफ्लो हो रहा है। इसमें इंडिया बहुत आगे है। जब हम फॉरेन के अंदर जो लोग रह रहे हैं हमारे नॉन सिस्टर ब्रदर, उनसे पैसा मंगवा रहे हैं। आप भी जब फॉरेन कंट्री जाओगे तो आप पेरेंट्स को पैसा भेजोगे, वो आपके नाम से इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदते रहेंगे, तो इनफ्लो हो गया। तो उसकी बात हो रही है, वो सारे इनफ्लोज क्रेडिट है और सेम करस्पॉन्डिंग सारे आउटफ्लो डेबिट है। और वो किस किस में होगा वो ऊपर बात कर चुके हैं हम, या तो गुड्स के अंदर होगा, या सर्विसेज में होगा, या यूनिलेटर होगा, या फिर कैपिटल ट्रांसफर। 4 ही चीजें हैं और इन चारों के ऊपर 2 अकाउंट बन जाएंगे, करंट अकाउंट और एक कैपिटल। अब बीओपी के बाद एक दूसरी टर्म आती है बेटा, बीओटी। वो था बीओपी, बहुत बड़ी टर्म थी जिसमें बहुत कुछ था। बहुत कुछ में ये नहीं बहुत कुछ था मतलब हमें कुछ पता ही नहीं हो, 4 है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब 4 चीजें, गुड्स, सर्विसेज, यूनिलेटरल एंड कैपिटल। बस बीओपी बीओटी बेचारे में एक ही चीज है, लेकिन वो बड़ी चीज है। इन चारों में बड़ी चीज क्या है? गुड्स। हर चीज है जो तुम्हें दिखती है। अब इस क्लासरूम में जो चीजें पढ़ी हैं ये सब दिखती है ना, ये ज्यादा है, जो नहीं दिखती वो ज्यादा है। जो दिखती है, जो नहीं दिखती वो एक ही चीज है, टीचिंग। मैं आपको पिछले 6 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, दिखा कौन से कलर की टीचिंग है? सॉलिड है, वीक है, आयरन है, प्लास्टिक है, क्या है? कुछ भी तो दिखा। टच किया आपने उसको? किया ही नहीं, कुछ नहीं किया। तो इनविजिबल आइटम्स तो बहुत कम है, गिनती की 5-6 हैं। बैंकिंग, इंश्योरेंस ऐसे गिन देते हैं हम। गुड्स को गिन के देखो, गिन ही सकोगे, लंबी चौड़ी लिस्ट है। फॉरेन से क्या क्या आता है? हर चीज आती है, और इंडिया से बहुत सी चीजें जाती भी हैं। तो जो इंडिया में बनता है वो फॉरेन में जाता है, क्योंकि हम लोग डिपेंडेंट हैं एक दूसरे के ऊपर। हमारी ओपन इकोनॉमी है, हर चीज हम नहीं बना सकते और बनाने की जरूरत भी नहीं है। अब हम इंडिया में पेट्रोल कैसे बना लेंगे? हमें दिए नहीं भगवान ने, वो चीज़ें दी अरेबियन कंट्रीज को हैं। तो जब अर्थ बनी होगी, तो उस टाइम जब अर्थ की फॉर्मुलेशन हो रही है, उस टाइम की बात है कि कौन सी चीज़ कहाँ रहेगी। जो जहाँ रहेगी, अब कहीं पे डायमंड्स हैं, कहीं पे गोल्ड है, कहीं पे क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल जिसको बोलते हैं, पेट्रोलियम चीज़ें हैं। इंडिया में राइस, वीट ऐसी चीज़ें हैं, अब वो बहुत कम होगी ना वैल्यू। डायमंड की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो इंडिया में ऐसी बहुत सी कम माइंस हैं जहाँ पे डायमंड और माइन वो हो। इंडिया में कोल बहुत ज़्यादा है, और कोल की वैल्यू कम है, डायमंड की वैल्यू ज़्यादा है। तो जिस कंट्री में जो चीज़ नेचर ने दे दी, वो कंट्री उतनी ही क्या होगी? रिच होगी। अब जो अरेबियन कंट्रीज है वो कुछ करती थोड़ी ना, उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कहते कोई दिक्कत ही नहीं, सारा नीचे क्या पड़ा है हमारे, क्रूड ऑयल पड़ा है, बनता रहता है, निकालते रहते हैं, निकाल के पूरे वर्ल्ड को बेचते हैं, और पूरा वर्ल्ड उन पर डिपेंड है। क्योंकि अगर वहां से क्रूड ऑयल आना बंद हो गया तो पूरा वर्ल्ड रुक जाएगा। तो इसलिए जो जिस कंट्री में है वो वहां से उसको बना के बेच रहे हैं, और हम यहाँ पे उसी दुनिया की बात कर रहे हैं, गुड्स। चाहे वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो, एग्रीकल्चर हो, टेक्नोलॉजी हो, कुछ भी हो, जो दिखता है वो विजिबल है, वो गुड्स हैं। और इसके ऊपर जब हम बात करेंगे तो अब बार बार हम वो बोलेंगे नहीं, जो आपको मैंने समझा दिया।
हम एक्सपोर्ट क्या करते हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स, और जब एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें उसका पैसा मिलता है जब मिलता है तो वो क्या है, इनफ्लो है, वो हमारे कहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा, क्रेडिट साइड। जब हम वही गुड्स मंगवाते हैं किसी से तो वो हमारे लिए डेबिट है, नेगेटिव है। अब क्रेडिट पॉजिटिव है और डेबिट नेगेटिव है, क्योंकि वो हमारी पेमेंट्स हैं। ठीक है, तो कुछ बेचोगे तो पैसा मिलेगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर भी कुछ ऐसे चल रहा है, पैसे की दुनिया, ये भी वही है। हम दे रहे हैं कुछ सर्विस या गुड्स, पर यहाँ सर्विस नहीं बोलना, हम यहाँ पे सिर्फ क्या दे रहे हैं, गुड्स। तो अब मैं बोलूँ अगर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, क्या है ये, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इनफ्लो है, गुड्स का नहीं, फॉरेन एक्सचेंज का। गुड्स तो जा रही हैं पर बदले में वो क्या दे रही है हमें, फॉरेन एक्सचेंज। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स से फॉरेन एक्सचेंज हमारे इंडिया में आएगी, इसे गवर्नमेंट क्रेजी है इस चीज के ऊपर। अगर तुम गवर्नमेंट को प्रूव कर दो ना कि ये प्रोडक्ट मेरा फॉरेन में चलेगा, तुम तो वीआईपी बन जाओगे गवर्नमेंट के लिए, सारी फैसिलिटी देगी गवर्नमेंट आपको, लोन सब्सिडी सब कुछ देगी कि बनाओ, बना के फॉरेन मार्केट में बेचो, क्योंकि वहां से क्या आएगा, इनफ्लो, फॉरेन एक्सचेंज आएगा। वही तो हम चाहते हैं। और फॉरेन कंट्रीज ऐसा करने में सक्सेसफुल हैं, वो वहां पे वो बनाते हैं जिसका हमें क्रेज है। फॉर एग्जाम्पल आईफोन, एज ए स्टूडेंट आप आईफोन को लेके पढ़े रहते हो, आईपैड, आईफोन, तो आप उन चीज़ों को खरीदना चाहते हो क्योंकि वो ऐसा बना पा रहे हैं। तो उनकी टेक्नोलॉजी का हमारे इंडिया में क्रेज है, इसलिए हम यहाँ पे पेमेंट्स करें तो नेगेटिव है। अब इन दोनों को अगर माइनस कर दें तो बैलेंस ऑफ ट्रेड आ जाएगा। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में जो बैलेंस वर्ड है उसका मीनिंग नेट, नेट क्या रह गया, वो इस बात पे डिपेंड है कि रिसीट्स पेमेंट से ज्यादा हैं तो सरप्लस है, और पेमेंट रिसीट से ज्यादा है तो डेफिसिट है, तो नेगेटिव है। इक्वल है तो बैलेंस्ड है, आगे वही लिखाओगे। ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं जो एग्जाम में आता भी है, बीओपी वर्सेस बीओटी। एक डिफरेंस तो मोटा मोटा आपको आता ही है, क्या, बीओपी इज ए अकाउंटिंग स्टेटमेंट इंक्लूड्स ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, कॉम्प्रिहेंसिव, चार चीजें उसके अंदर हैं, गुड्स, सर्विसेज, यूनिटरल, कैपिटल। जबकि बीओटी के अंदर सिर्फ गुड्स है, यहाँ गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, यूनिलैटरल है, कैपिटल है, यहाँ सिर्फ क्या है, गुड्स है। इसलिए बीओटी का स्कोप नैरो है, बीओपी का, बीओटी में कुछ ऊपर नीचे हो गया तो बीओपी संभाल लेगा, क्योंकि बीओटी का जो नेगेटिव है, देखो इधर, मान लो इधर देखो, जो गुड्स का नेगेटिव है वो हम सर्विस के थ्रू अकाउंट फॉर कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं, यूनिलेटरल के थ्रू तो हो ही जाएगा, नहीं तो लोन तो फिर कहीं गया नहीं ना, भीख तो मांग ही लेंगे, बैगिंग तो कर ही लेंगे कि प्लीज हमें लोन दे दो, वो तो मिल ही जाएगा। तो इसलिए बीओटी का जो भी कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव है वो कहाँ एडजस्ट हो जाएगा, बीओपी में जाके, थ्रू कैपिटल ट्रांसफर्स। पर बीओपी में कुछ है तो वो बीओटी से मतलब ही नहीं, क्योंकि बीओपी तो पूरी स्टेटमेंट है, बीओटी एक पार्ट है। जैसे मैं बोलूँ चंडीगढ़ में कोई गड़बड़ होती है तो पूरा इंडिया संभाल लेगा, और पूरे इंडिया में अगर कोविड है तो चंडीगढ़ कैसे संभाल लेगा, चंडीगढ़ छोटा सा सिटी है, ये कहाँ संभालेगा पूरे इंडिया को। पूरे इंडिया के पेशेंट क्या चंडीगढ़ में आके पीजे में एडमिट हो जाएंगे, चंडीगढ़ का पेशेंट अगर पीजे में एडमिट नहीं होया तो फिर बहुत से पीजे ही है, पूरे इंडिया में कहीं भी चला जाएगा। तो इंडिया मतलब बीओपी, इट इंक्लूड्स फोर टाइप्स ऑफ थिंग्स। बीओटी एक छोटा सा पार्ट है बड़े वाला पार्ट, पर एक पार्ट है गुड्स का। और जब हम ये करते हैं तो बीओटी अलग से निकाला जाता है, क्योंकि मेजर चीजें तो बीओटी में आती हैं। तो बीओटी का नेगेटिव या मींस फेवरेबल या अनफेवरेबल निकाला जाता है, फिर उसको बैलेंस किया जाता है, उसको एडजस्ट किया जाता है किसके थ्रू, बाकी तीन चीजों के थ्रू, सर्विसेज, यूनिलैटरल या कैपिटल। और जब कर लोगे तो एंड में जाके क्या मिलेगा, बैलेंस्ड। तो काउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बीओपी हमेशा बैलेंस्ड होगा। बाकी आप 2 मिनट रीड कर लीजिए।
आज बीकॉम के भी लास्ट डे था हमारा, क्योंकि उनके भी एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो आज टेस्टिंग है फुल डे की। जितना आज हो जाएगा ठीक है, बाकी फिर कल करते हैं। बस करें। तो हेलो कहने आए हो आप अभी? हम्म। इतनी लेट ज्वाइन कर रहे हो जब हम जा रहे हैं यहाँ से। तो बीओटी और बीओपी क्लियर है, हो जाएगा ना, कुछ है नहीं ना। तो ये आपका लेक्चर 1 होता है। अगर आप रिकॉर्डिंग देख चुके हो इस चैप्टर की, तो ये लेक्चर 1 में आपको इतना मिल जाएगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम है ये, मे बी से कम हो। तो अभी हमें भी 1 आवर हो गया पढ़ते हुए इसको। तो ये एक लेक्चर है। इकोनॉमिक्स में इतना बहुत होता है 1 लेक्चर ना। अब अगर हम मर्ज करें तो फिर लेक्चर 2 स्टार्ट होगा, दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी। कर ले, फिर आप रिकॉर्डिंग देख लेना। क्योंकि जब आप ऑनलाइन, कल मैं ऑनलाइन नहीं दे सकता हूँ, कल मेरे पास पॉसिबिलिटी नहीं ऑफलाइन आने की। फर्स्ट हाफ में मैं ऑफलाइन हूँ, लेकिन वो ऑलरेडी 11th को टाइम अलॉट हो चुका है। सेकेंड हाफ में मैं ऑफलाइन नहीं दे सकता, हैव टू रीच बैक, कुछ इंपॉर्टेंट गेस्ट भी आ रहे हैं, तो फिर सब चीज़ें ऑनलाइन में चलेंगी। थोड़ा सा वो करते हैं जहाँ पे मुझे लगेगा कि आपके लिए मुश्किल है। ये तो बहुत ईजी है अब। हाँ जी, हाँ, उतना चैप्टर खत्म कर दूंगा मैं। बीओपी के 2 पार्ट हैं, एक करंट काउंट और एक कैपिटल काउंट। अब जो करंट काउंट है, करंट काउंट रियल टाइम ट्रांजैक्शन पे बेस्ड है, इसलिए इसको इसमें लिखा जाता है कि दीज आर द एक्चुअल ट्रांजैक्शंस जो 2 कंट्री के लोगों के बीच में होती हैं, जो जिसका हमारी कंट्री की इनकम पे इफेक्ट आता है, ना कि एसेट्स और लायबिलिटीज के ऊपर रहता है। क्योंकि रियल ट्रांजैक्शन है ना इनके अच्छा जब हमने गवर्नमेंट बजट चैप्टर किया था तभी ये बातें की थी, रेवेन्यू एंड कैपिटल। जो रेवेन्यू ट्रांजैक्शन थी गवर्नमेंट की, उससे ना गवर्नमेंट की एसेट बढ़ती है ना कम होती है, ना लायबिलिटी बढ़ती है ना लायबिलिटी कम होती है। तो बीओपी की भी जो ये एक्चुअल ट्रांजैक्शंस हैं गुड्स की फॉर्म में, ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट्स, इनसे किसी भी कंट्री के रेजिडेंट्स का ना कोई एसेट चेंज होता है ना कोई लायबिलिटी चेंज होता है। ना हमने बोरिंग की ना लैंडिंग की, ना हमने अपनी एसेट बेची ना एसेट दी, प्योरली यहाँ पे बिजनेस हुआ। ठीक है, यहाँ बिजनेस नहीं होता, ये यूनिटरी ट्रांसफर हैं, गिफ्ट्स, ग्रांट्स, रेमिटेंसेस, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ग्रांट चलती है, हेल्प चलती है। फॉरेन कंट्री में कुछ गलत हो गया, वहाँ पे कोई नेचुरल कैलेमिटीज का कुछ हुआ इफेक्ट, तो इंडियन भी हेल्प करते हैं। इंडिया में जब होता है तो फॉरेनर्स की भी बड़ी हेल्प आती है इंडिया के विक्टिम्स के लिए, तो वो चल रही है। बाकी जगह तो आपको पता है बिजनेस हो रहा है, यहाँ गुड्स का हो रहा है और यहाँ पे सर्विसेज का। सर्विस 2 तरह की है, फैक्टर एंड नॉन फैक्टर, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बस इसका एक नया नाम रख दिया कि इन सबको बहुत बिखरा हुआ है, उठा के पैक कर दो एक अकाउंट में, दैट इज कॉल्ड करंट। अब नाम करंट होता है, करंट इस साल की ट्रांजेक्शन्स, करंट ईयर की। और करंट ट्रांजेक्शन का मतलब ये भी है कि जो रियल टाइम ट्रांजेक्शन है जहां पे एक्चुअल एक्सचेंज हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, और उससे हमारी कंट्री का इनकम स्टेटस चेंज होता है। तो नोट्स पे भी मैंने ये चीज लिख के दी होगी जब करंट अकाउंट की बात आएगी। ये तो नोट्स में बीओटी आ गया, फिर बाद में बीओटी में क्या होगा, विजुअल आइटम का एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस कर देंगे। ये 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है कि बीओटी निकालने, हमें एक्सपोर्ट दिया है 500, इंपोर्ट दिया 600, तो बीओटी क्या आ गया, अनफेवरेबल नेगेटिव, या बीओटी दिया है अनफेवरेबल, ये दिया है और ये हमें निकालना है एक्स मान के, तो आंसर आ गया। खैर बाद में आएंगे क्वेश्चन, फेवरेबल अनफेवरेबल इन दोनों में से कोई एक होगा, इक्विलिब्रियम तो वो भी बनता नहीं, वो तो कहने की बात है। फिर डिफरेंस जो आपने अभी बुक से पढ़ा है वो नोट्स में भी दिया हुआ है, यहाँ से भी पढ़ सकते हो आप। अब देखो करंट अकाउंट क्या है, these are called actual transaction because they are concerned with the actual transfer of goods and services, जिससे हमारी कंट्री का क्या चेंज हो रहा है, इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। कई बार ये लाइन ना मिसिंग होती है बुक में ना, जैसे शायद हम यहाँ पे ढूंढ नहीं पा रहे,
करंट अकाउंट के अंदर या लिखी होगी कहीं, यहाँ पे बस ये लिख दिया कि किससे लिंक नहीं है, तो किससे है, इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट से। किससे नहीं है, एसेट एंड लायबिलिटी से नहीं है। अब आगे तो आपको ऑलरेडी आता है, मैं बस ओके कर देता हूँ। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट गुड्स आएगा तो इनफ्लो है, क्रेडिट जाएगा तो आउटफ्लो है। अब दोनों का नेट बीओटी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से गुड्स हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड, यहाँ एक नेट निकाला जाएगा, मीन्स यहाँ पे एक बैलेंस निकाला जाएगा जो सिर्फ गुड्स का बैलेंस होगा, जिसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं, बीओटी। फिर सर्विसेज का आएगा, फिर वो सर्विसेज दो तरह की हैं, फैक्टर एंड नॉन फैक्टर, और उसको बोलते हैं इनविजिबल ट्रेड। अगर वो सर्विसेज हम किसी को दे रहे हैं तो वहां से हमें रिसीट्स आ रही हैं, वो इनफ्लो है। अगर हम ले रहे हैं तो आउटफ्लो है। अब कितने फॉरेनर्स दुबई से इंडिया घूमने आते हैं, बहुत कम। कितने इंडियंस दुबई जाते हैं, बहुत ज्यादा घूमने। तो इट मीन आउटफ्लो बहुत हो गया, इनफ्लो हुआ ही नहीं या कम हुआ। तो दुबई के साथ हमारा सर्विसेज में क्या हो जाएगा, नेगेटिव। वो लोग क्यों आएंगे घूमने, ऐसा कुछ है ही नहीं इंडिया में। क्या वो मॉल घूमने आएंगे, अपने दुबई के मॉल के बाद क्या इंडिया के मॉल्स देखने आएंगे, कुछ है ही नहीं ऐसा। हाँ ठीक है, वो चीज़ें आएंगी जो वहाँ नहीं है। फिर वो नेचर हो सकती है, नेचुरल चीज़ हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। लेह लद्दाख हो सकता है जो दुबई में नहीं है, ठीक है। वो सब चीज़ें जो हमारी इंडिया की पर्सनैलिटी है, हमारे इंडिया का स्टेटस है, वो चीज़ें कश्मीर से कन्याकुमारी तक का जो वैरायटी है वो देखने आते हैं, जो वहाँ वो मिलती नहीं, ठीक है। यहाँ कृष्णा को ढूंढने आते हैं क्योंकि वहाँ कृष्णा मिलते नहीं। मथुरा वृंदावन में वो चीज़ ढूंढी जाती है, आयुर्वेद ढूंढा जाता है यहाँ पे। तो इंडिया की कई चीज़ें ऐसी हैं जो वर्ल्ड फेमस हैं, आयुर्वेद या रिलीजियस चीज़ें हैं या नेचुरल चीज़ें हैं या कोई फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं या कोई आयुर्वेदिक चीज़ें हैं जो यहीं बनती हैं सिर्फ, उस टाइप की चीज़ें। वो होता है कि वैल्यू उनकी कम है। अब डायमंड, गोल्ड, टेक्नोलॉजी, कार्स, उनके सामने इनकी वैल्यू तो बहुत कम है, इसलिए वो लोग आगे निकल जाते हैं हमारे से। सर्विसेज या गुड्स दोनों में एक बैलेंस आता है, उस बैलेंस का एक नाम है बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड। पता ही है भाई, तो क्या नाम रखेंगे उसका हम, बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड। और ऊपर क्या बैलेंस रखेंगे, नाम रखेंगे बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड। बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड का एक प्रॉपर नाम भी है बीओटी। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलो या बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड बोलो या बैलेंस ऑफ विजिबल गुड्स बोलो, और वो बैलेंस किसका डिफरेंस है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। एक्चुअली इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी नहीं, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। एक्सपोर्ट के बाद का जो रिजल्ट है, एक्सपोर्ट का रिजल्ट क्या है, इनफ्लो, और इंपोर्ट का रिजल्ट क्या है, आउटफ्लो। जैसे अभी आप ट्यूशन पढ़ते हो, यहाँ बैठ के पढ़ते हो बिल बनता जाएगा, तो अभी इनफ्लो हो रहा है, पर इसकी पेमेंट भी तो करनी पड़ेगी। तो अभी आप मेरे से इंपोर्ट करवा रहे हो कि सर एक चैप्टर और करवा दो, एक और करा दो, एक और कर दो, एक और सर्विस दे दो, एक और दे दो, तो फिर बिल भी तो बनेगा उसका। फिर क्या होगा, अब मेरी तरफ से मेरे को यहाँ फायदा होने वाला है कि मैं जो जो सर्विस आपको दे रहा हूँ मुझे उसका पेमेंट मिलेगा। और अगर आप सब लोग फॉरनर्स बैठे हो तो मुझे क्या दोगे आप, फॉरेन एक्सचेंज। तो ये पॉइंट है। तो मैं मुझे कुछ ऐसा टीच करना है जो मैं फॉरेन स्टूडेंट्स को टीच कर सकूँ, वहां से मैं इंडिया के लिए क्या कमा सकता हूँ, फॉरेन एक्सचेंज। ये वो चीज़ हो रही है। फिर अब वो, अब इतनी डिटेल में जरूरत नहीं ना, ये चीज़ें आनी थोड़ी ना एग्जाम में, या जरूरत थोड़ी पड़ेगी हमें वो तो। अब एक चीज़ को बार बार लिख रहे हैं, पहले नॉन फैक्टर सर्विस के ऊपर 4 पॉइंट्स बना दिए, इनफ्लो आउटफ्लो पे डिफरेंस। फिर फैक्टर सर्विस के ऊपर कि अगर हम फैक्टर सर्विस दे रहे हैं वो कौन कौन सी हैं, ये जब आप पढ़ोगे ना तो आपके पास वर्ड्स बढ़ जाएंगे, डिक्शनरी बढ़ जाएगी आपकी। फिर वो चीज़ें जब कहीं केस स्टडीज में काम आएंगी, वहाँ से आप के अंदर दिमाग में देंगी कि क्या क्या होता है। जब हम कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ से हमें क्या आता है, डिविडेंड। जब हम पैसा लगाते हैं कैपिटल पे इंटरेस्ट, जब हम कोई बिजनेस करते हैं तो प्रॉफिट, जब हम जॉब करते हैं तो सैलरी। ये सब चीज़ें नेशनल इनकम में पढ़ चुके हैं हम। 4 तरह की फैक्टर पेमेंट्स हैं, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस एंड सैलरी। ये हमें आ भी रही है और हम दे भी रहे हैं। तो फैक्टर सर्विस का बैलेंस आ गया, तो इसको उसका नाम क्या रखेंगे, बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड ऑफ किसका, फैक्टर। तो पहला वर्ड है बैलेंस, वो चैप्टर का नाम ही है। किसका बैलेंस,
इनविजिबल आइटम्स का। वो इनविजिबल में क्या है, ट्रेड ऑफ फैक्टर सर्विसेज। ऊपर किसका ट्रेड था, ट्रेड ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज, पर ये ट्रेड है मतलब बिजनेस हो रहा है यहाँ पे। तो बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड ऑफ फैक्टर सर्विसेज, वो या तो सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा, या फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल। वो किस पे डिपेंड है, इनफ्लो आउटफ्लो। मैंने थोड़ा इधर हो बेटा, वो उनको फिर क्यों होती है एक ही, तो आप थोड़ा इधर आ जाओ। इनफ्लो आउटफ्लो से ज्यादा है या इनफ्लो आउटफ्लो से कम है, इस पे डिपेंड है। तो ये वे है लिखने का ऑथर का, पर मुझे नोट्स में लिखते वक्त ऐसा लगा नहीं कि हमें इतना कुछ लिखना चाहिए, क्योंकि तभी टेक्स्ट बुक पढ़ने के लिए है, नॉलेज के लिए है। ये नोट्स सिर्फ याद करने के लिए है कि एग्जाम में कितना लिखना है मुझे। अब अगर 4 मार्क्स में आ गया, इससे ज्यादा तो चैप्टर के पास मार्क्स ही नहीं है। इस चैप्टर के पास 4 मार्क्स है बस, 3 या 4 एक क्वेश्चन आने, इनके पास 6 मार्क्स नहीं है। इसमें हम क्यों टाइम लगाएं, तभी हम लास्ट में छोड़ देते हैं कि ठीक है 2 दिन हुए तो 2 दिन में कर लेंगे, 2 हफ्ते हुए तो फिर आराम से कर लेंगे। फिर यही 3 क्लासेस में हम आपको पूरा वीक दे देते। बट ये सिर्फ एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट। तो फिर जो बुक में लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट बुक में लिखा है स्टूडेंट्स के बेनिफिट में कि आप बहुत डिटेल में पढ़ो, लेकिन अगर लिखना पड़ गया फिर तो आप यही लिखोगे ना एक क्वेश्चन बस, विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड, यूनिलैटरल एंड कैपिटल। वो यहाँ पे शायद मिसलेनियस और एरर्स एंड ओमिशन तो पार्ट है, कैपिटल होगा ये रहा कैपिटल। ये तो वैसे ही हमने बना दिया, 4 है लेकिन, ठीक है। लेकिन करंट में ये 3 है, विजिबल, इनविजिबल एंड यूनिट। बाकी जो 2 पार्ट हैं वो मिसलेनियस है कि अगर कहीं कवर नहीं हुआ ऊपर, जैसे फिल्म रेंटल्स, जैसे अब बॉलीवुड, हॉलीवुड, ठीक है ना, बॉलीवुड जो भी है, अब ये लोग एक दूसरी कंट्री में जाते हैं। हमारी इंडिया का बॉलीवुड जो है वो हर फिल्म की शूटिंग फॉरेन में हो रही है, मतलब पंजाबी मूवीज की शूटिंग भी फॉरेन में होने लगी, साउथ मूवीज भी फॉरेन में हो रही हैं। तो फॉरेन का बीच में जरूर डालते हैं लोकेशन, आधा घंटा 1 घंटा। तो फिर वहां जाके उनको क्या देने पड़ता है हमें, रेंटल्स। जिसमें हम उनकी रोड्स पे जाके एक्शंस कर रहे हैं, हमारे स्टार्स जो भी कर रहे हैं उनकी सारी बिल्डिंग्स दिखा रहे हैं, यूज रोड्स यूज कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उनकी पब्लिक को यूज कर रहे हैं, उन सबका रेंटल है, पेटेंट्स का फीस है, कमीशन, जो भी ये सब चीजें मिसलेनियस में आ गई। अदरवाइज वो इसमें कवर्ड है, वो इसी में कवर्ड है, क्योंकि है तो किसका नाम, सर्विस का नाम। तो वो एक बुक का पैटर्न है, उसने क्या किया, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फैक्टर एंड नॉन फैक्टर। तो हमारे लिए जरूरी नहीं कि हम वैसे ही लिखें, हमारे लिए जरूरी ये है कि हम विजिबल ट्रेड की बात करें या इनविजिबल, यहाँ दोनों में ट्रेड हो रहा है, बिजनेस हो रहा है। और जहां ये नहीं हो रहा वो है यूनिलैटरल, वहां हम एक दूसरे को पेमेंट विदाउट एनी कंसिडरेशन दे रहे हैं, फ्री में। वो जस्ट हेल्प है, रेमिटेंस है या फिर ट्रांसफर ऑफ मनी है, आपके पेरेंट्स आपको भेजें आप उनको भेजो। अगर कुछ गलती हो जाए तो वहां पे एक और हेडिंग होता है एरर्स एंड ओमिशन का, वहां फिर मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर देते हैं। तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं कि लिखना आपने। अब देखो, अब इस पे एक लाइन बहुत थी पर 5 पॉइंट बना दिए। लिखा वही है कि अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं उनको तो हमारी तरफ से पेमेंट है, किसकी, फॉरेन एक्सचेंज की, तो आपकी तरफ से क्या है, आउटफ्लो। क्या है आपके लिए, नेगेटिव। क्या है, डेबिट। एक बार अगर वो लोग हमें भेज रहे हैं तो क्रेडिट है, इनफ्लो है। दोनों का डिफरेंस नेट है, उस नेट का नाम क्या है, बैलेंस ऑफ। अब यहाँ ट्रेड वर्ड मिसिंग होगा, देखो ऊपर हर जगह पे ट्रेड आ रहा है क्योंकि वहां बिजनेस हो रहा है, यहाँ बिजनेस थोड़ी हो रहा है। यहाँ बोलेंगे बैलेंस ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर, इनविजिबल्स तो है ही वो। अब अगर हमें एक आंसर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड ले लेंगे, बीओटी, यहाँ पे गुड्स हैं, और बैलेंस ऑफ इनविजिबल ले लेंगे, यहाँ पे फैक्टर, नॉन फैक्टर, यूनिलैटरल, इन दोनों का एक ले लेंगे, बैलेंस ऑफ इनविजिबल। और ये क्या है, बैलेंस ऑफ विजिबल। ट्रेड ना बोलो तो विजिबल बोल दो। एक विजिबल आइटम का बैलेंस है और एक किसका बैलेंस है, इनविजिबल आइटम का बैलेंस है। इन 2 बैलेंस को आप प्लस कर लो। अब मान लो ये माइनस में है, ये प्लस में है, दोनों प्लस में है, दोनों माइनस में है। अब वो मैथ्स आपका माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस,
एक आंसर आएगा उससे। अब यहाँ पे फिर वो इसी चीज को दोबारा लिख दे, कोई जरूरत नहीं उसकी कि बीओटी, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट में दो चीजें हैं, बीओटी है, इनविजिबल है, फिर बीओटी करंट अकाउंट में क्या है, ये सब चीजें दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं, अननेसेसरली बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। लेकिन जब हम ऐसा इसको डिटेल में पढ़ते हैं तो हमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट नजर आती हैं। ये तो मैं इसलिए रीड नहीं कर रहा क्योंकि हमने कर लिया। करंट अकाउंट में दो चीज़ें हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, और अगर उनसे रिसीट आती है तो वो इनफ्लो है। किसका इनफ्लो है? फॉरेन एक्सचेंज का। और उन पे अगर पेमेंट्स होती हैं तो आपके लिए क्या है? आउटफ्लो है। इनफ्लो को पॉजिटिव या क्रेडिट बोलते हैं, अब ये तो पीछे पढ़ के आए हम। और अगर हम पेमेंट करते हैं तो क्या है? डेबिट है, नेगेटिव है। ये सब नॉलेज है, एग्जाम में तो ये क्वेश्चन आना है तो वो आपके लिए क्रिएटिव सा रहेगा जहाँ पे आपको उस नॉलेज को यूज करना पड़ेगा। अब इसका एक आंसर तो आएगा ना, तो इतना ऊपर पढ़ चुके हैं डिटेल में। अब उसका जो एक आंसर आएगा, अगर दोनों प्लस है तो आंसर प्लस आएगा, एक माइनस और एक प्लस है तो कौन सा बड़ा है वो उसका आंसर आएगा। तो वो जो आंसर आएगा उस आंसर का नाम होगा बैलेंस ऑन करंट अकाउंट। दिस इज फेमस वर्ड, बैलेंस ऑन करंट अकाउंट। इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। फिर कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन दिया होता है, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन, वो सारे सारे रिवीजन में आपको दिखाएंगे क्या क्या हो सकते हैं। आपको एक मटेरियल, क्योंकि आप 10-12 बुक्स तो खरीदोगे नहीं ना, आपको रेकमेंड करेंगे तो हम अपनी तरफ से एक मटेरियल इशू करेंगे, आपको वो पढ़ना होगा, उसे रीडिंग मटेरियल होगा। ठीक है, तो बैलेंस ऑन करंट अकाउंट क्या है, ये क्वेश्चन आता है। तो बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इंक्लूड्स बैलेंस ऑन विजिबल ट्रेड, बैलेंस ऑन इनविजिबल। तो आपको ये उठा के पूरा लिखना पड़ेगा। तो ऑथर ने आपको यहाँ पे द्वारा लिख के दे दिया कि बैलेंस ऑन करंट अकाउंट ये है, और फाइनल आंसर या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा। अगर प्लस आ रहा है तो वो करंट अकाउंट का सरप्लस है, CAS, ये टर्म फेमस है, या CAD, कैड या कैश। क्योंकि इंडिया में ये वर्ड सुनने को मिलता नहीं तो इसलिए हम तो ये सुनते आ रहे हैं शुरू से, करंट अकाउंट डेफिसिट, कैड 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 कैड। फॉरेन गवर्नमेंट, सॉरी इंडिया की गवर्नमेंट इसी पे बात कर रही होती है कि वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस अवर कैड। क्योंकि ये तो हमने देखे ना कभी शुरू से ही, ये तो वैसे ही फॉरनर्स लूट के चले गए हमें। इंडिपेंडेंस के बाद हम बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हैं, खड़े हुए हैं अभी, तो हम सरप्लस कहाँ से लाएंगे। एफर्ट्स हैं गवर्नमेंट की कि यहाँ तक भी पहुँच पाए हम। करंट अकाउंट सरप्लस, करंट अकाउंट डेफिसिट। बांग्लादेश नहीं पहुँच पाया, श्रीलंका नहीं पहुँच पाया, वो लोग खत्म ही हो गए ना एक तरह से। वो लोग नहीं, इंडिया तो बहुत आगे चला गया, हम तो लीडिंग कंट्रीज में आ रहे हैं, पर दूसरी कंट्रीज नहीं पहुंच पाई, पाकिस्तान, बांग्लादेश या श्रीलंका, नेपाल, ये सब चीज़ें जो हैं ये लोग नहीं आ पा रहे क्योंकि इनके पास वो वर्थ नहीं है। इंडिया के पास वर्थ क्या है? हमारी इंटेलिजेंसी, जुगाड़ जो हमारे पास होता है, हम हर चीज़ बना लेते हैं। एक पर्सन IIT है वो भी बना रहा है, जो IIT नहीं है वो भी बना रहे हैं। और एक फार्मर ट्रैक्टर बना रहे हैं अलग ही स्टाइल का, OMG भी दिखाते हैं ना, तो OMG जो एक एपिसोड आता है कभी, तो उसमें दिखाते हैं कि इंडिया में क्या क्या है। तो इंडिया की पॉपुलेशन, इंडिया का जो चाहे वो मैन पावर है या इंटेलिजेंसी है, उस कारण से हम बहुत से कंट्री से आगे हैं, डूब नहीं सकते, हमें इतना पता है, हम इतने इंटेलिजेंट हैं। तो इसलिए यहाँ पर कैश तो नहीं आ पाया करंट अकाउंट सरप्लस, क्योंकि हमारा क्रेडिट कभी भी डेबिट से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि हम डिपेंडेंट रहे हैं ना बहुत ज़्यादा। हमारी कंट्री में कैड है बट बहुत रिड्यूस होता जाएगा ये, जैसे हम रॉकेट्स खुद बना रहे हैं, सैटेलाइट्स खुद बना रहे हैं, पहले थोड़ी बनाते थे लेकिन अब बना रहे हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, तो ये कैड कम होता जाएगा, एक दिन जीरो भी हो सकता है, पर अभी तो ये नेगेटिव है। डेबिट इज मोर देन क्रेडिट, क्योंकि हमारी पेमेंट ज़्यादा हैं। किस चीज़ की पेमेंट्स? फॉरेन एक्सचेंज की। उसके लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज खरीदनी पड़ती है, या RBI अपना स्टॉक खाली करता है। और इनफ्लो बहुत कम है हमारे पास, क्योंकि इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसका, वो हमने पढ़ लिया, गुड्स का, सर्विसेज का। और यहाँ पे बिजनेस नहीं भी है तो वहाँ यूनिलैटरल है।
वहाँ भी इंडिया से कितने स्टूडेंट जाते होंगे, कितनी काउंटिंग कर पाओगे आप? लाख, 2 लाख, 5 लाख फॉरेन कंट्रीज में। तो फिर क्या होता है, फिर बाद में पेरेंट्स पैसा ही भेजते रहते हैं उनको, पहले भी भेजते हैं। अगर आपको फॉरेन कंट्री पढ़ने जाना है तो 20-30 लाख तो वैसे लगा दोगे पेरेंट्स का पहले ही, मे भी वापस आ जाओ 1 साल बाद, गए 30 लाख बेकार। अगर रहे वहाँ तो पैसे मांगते रहोगे, पैसे भेजो पैसे भेजो। तो यूनिटेड ट्रांसफर बहुत ज़्यादा है। और जब तुम स्टैंड हो जाओगे वहाँ, कमाने लग गए, आप पैसा भेजोगे नहीं इंडिया को, पेरेंट्स बोले कोई बात नहीं मत भेज, तू अपना वहीं पे चला ले काम, बहुत है हमारे। तो कितने इंडियंस वहाँ पे हैं, और वो वहाँ जाके पेरेंट्स को भूल जाते हैं, वहाँ उनकी अपनी फैमिली बन जाती है। वो कहते हैं हम अपनी ही चीज़ें नहीं पूरी कर पा रहे, आपको कहाँ से भेजें। तो आपको भेजने के लिए जो लोन्स लिए वो इंडियंस ही पूरा करते हैं। ये रियलिटी है। पैसा भेजा तो जाता है, वापस नहीं आता। या तो आप ही वापस आ जाते हो, या वहाँ कमा ही नहीं पाते। कमाते हो तो आपका खुद का सर्वाइव नहीं हो रहा पूरा, क्योंकि आपको थोड़ा सा पैसा बचा तो अपनी गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे ले ली। तो वहाँ यही होता है, घर इंस्टॉलमेंट पे, गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे, मोबाइल इंस्टॉलमेंट पे, इंस्टॉलमेंट इतनी ज़्यादा है, आप घर पैसा भेज नहीं पाते। तो ये रियलिटी भी है कि यूनिटर में भी इंडिया आउटफ्लो ज़्यादा है, इनफ्लो कम है। तो ये डिफरेंस क्या है, आप अब एक मिनट से इसको पढ़ सकते हो, बट नॉट इम्पोर्टेंट कि ये कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। वो ये पॉजिटिव नेगेटिव इनफ्लो एक ही बात को 3 बार लिखा हुआ है। बट अगर आप चाहते हो सरप्लस हो तो कुछ ऐसा करो कि इनफ्लो आए, आउटफ्लो की जरूरत ही नहीं है। और अभी तो आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है। पर अगर यही बैलेंस ऑफ पेमेंट का दूसरा पार्ट हम रीड करें, क्या बोलते हैं उसको, कैपिटल काउंट। तो कैपिटल काउंट में रियल टाइम ट्रांजेक्शन्स नहीं है, जैसे यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ है। कैपिटल काउंट के अंदर, अब देखो वो जो इतने पेज पढ़े बुक के, उसकी जरूरत नहीं है। जब आप बुक से अंडरस्टैंड करो डिटेल में, नोट्स में से याद कर दो। कैपिटल काउंट क्या है, इसमें कंट्री की एसेट्स और लायबिलिटीज के स्टेटस पे इफेक्ट आएगा बस। ये एक डिफरेंस है दोनों में। करंट अकाउंट में किस पे इफेक्ट आता है, इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट पे। और कैपिटल अकाउंट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज पे। और वो तभी पॉसिबल है जब आप लैंडिंग बोरिंग करोगे। सो कैपिटल काउंट ऑफ बीओपी, एक मिनट, कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी records all those transaction between two countries, या एक कंट्री और दूसरे कंट्री के रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के बीच में, जिससे एसेट लायबिलिटी स्टेटस में इफेक्ट आता है। ये हमने पढ़ लिया। चाहे वो हमारी कंट्री की बात हो रही हो, या गवर्नमेंट की बात हो रही हो, या रेजिडेंट्स की बात हो रही हो, फॉर्म्स की बात, किसी का भी, मतलब वो इंडिविजुअली हो रहा है ना, मेरी एसेट कम होगी या मेरी लायबिलिटी बढ़ेगी, या इंडियन गवर्नमेंट लोन्स ले रही है। लेकिन ये क्यों करते हैं हम, सबसे बड़ी बात है, करते क्यों हम? क्या हमें शौक है लोन लेने का? क्या शौक है अपनी एसेट्स बेचने का? नहीं। हम इसलिए करते हैं सो दैट या तो हमारे करंट अकाउंट में जो सरप्लस है वो एडजस्ट हो जाए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं इस चैप्टर की, टेक्निकल भी हो जाती हैं कई बार, जिस तरीके से आपको प्रेजेंट किया जाता है एग्जाम में, कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस का पर्पस क्या है। दो पर्पस है बेटा, क्योंकि करंट अकाउंट ही मेन है जिसमें गुड्स हैं, जिसको बोलते हैं बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड, या सर्विसेज हैं, या यूनिटर है जिसको बोलते हैं इनविजिबल। अभी अभी बताया कि दोनों माइनस हो सकते हैं, दोनों प्लस हो सकते हैं, एक प्लस माइनस हो सकते हैं। अगर मान लो इसका फाइनल आंसर सरप्लस है, जिसे बोलते हैं CAS, करंट अकाउंट सरप्लस, तो उसको भी एडजस्ट करने, और वो अच्छी चीज है मान लीजिए। तो हम क्या करेंगे, हम इससे क्या होगा, RBI के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ जाएगा बाय मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड स्ट्रेंथनिंग द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का इंक्रीज होगा बैलेंस, क्योंकि जितना वो सरप्लस है उतना उस कंट्री से हमें पैसा आएगा।
इट मीन्स हमने इंपोर्ट कम किया। अब ये तो नहीं हर कंट्री से एक जैसी बात है। हम श्रीलंका में एक्सपोर्ट ज़्यादा करते होंगे, इंपोर्ट कम होता होगा। श्रीलंका की कौन सी चीज़ है जो यहाँ पे ज़्यादा फेमस होती है? बांग्लादेश की कौन सी चीज़ है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो हर जगह हो रहा है। तो इन कंट्रीज के साथ हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है, उनको इंडिया की ज़्यादा ज़रूरत है, हमें उनकी ज़रूरत कम है, उनका इंपोर्ट कम है, तो वहाँ हम सरप्लस में हैं। तो जहाँ जिस कंट्री के साथ हम सरप्लस में हैं उस कंट्री की करेंसी हमारे पास बढ़ जाएगी। या हम क्या करेंगे, हम उनको लोन्स दे देंगे, तो लोन्स के कारण हमारी एसेट्स बढ़ेंगी। तो हमेशा आप क्या देखोगे, जो भी सेटलमेंट होगा उससे या तो हमारी एसेट्स बढ़ रही है या हमारी लायबिलिटीज कम हो रही है। मान लेते हैं कि हमने पिछले साल श्रीलंका से लोन लिया था, इस बार हम सरप्लस में आ गए उनके साथ, तो हमने वो लोन क्या कर दिया, रीपे कर दिया। या पहले कुछ नहीं था उनके साथ, इस साल हमने उनकी हेल्प की, या इस साल हमने गुड्स एक्सपोर्ट की उनको, तो वहां से हमें पैसा आ गया, करेंसी आ गई, तो हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ गई। या हमने उस पैसे को लोन बना के उनके ऊपर छोड़ दिया कि आप लोग नहीं पे कर पा रहे, तो ये इंडिया का लोन हो गया आपके तरफ। जैसे यूएसए हर साल डायलॉग जो हमें भेजता है वो हम डायलॉग आगे श्रीलंका को भेज देंगे। यूएसए बोलेगा ठीक है, नहीं दम ना पैसा वापस करने का, तो समझो आपके ऊपर क्या हो गया, हमारा लोन हो गया, दे देना 20 साल में वापस, कोई बात नहीं। पर हर साल क्या देते रहना, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बर्डन बढ़ जाता है हमारे ऊपर। लेकिन अगर डेफिसिट होगा तो डेफिसिट से क्या करना पड़ेगा बेटा, ये जो वर्ड इन्होंने इन्वेस्टमेंट लिखा है, वैसे इन्वेस्टमेंट से बेटर वर्ड भी था हमारे पास लिखने के लिए, लैंडिंग। मतलब हम उनको लोन दे रहे हैं, तो उनकी कंट्री में हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पर अगर जो हमारी इंडिया का एक्चुअल सीन है वो तो कैड है। अब क्योंकि ज्यादातर मोस्ट ऑफ कंट्रीज का हमारा क्या चलता है, कैड, तो हम उस कैड को कैसे बराबर करते हैं, बोरिंग्स करते हैं, या हम अपने आरबीआई के रिजर्व्स कम कर देते हैं। दो चीजें हैं। या तो हमारी इंडिया का जो आरबीआई है वो अपने स्टॉक में से, मान लो मैं बात करूं यूएसए की, यूएसए के साथ हमारा कैड है $6,000 का, ऐसे बोल रहा हूँ कुछ भी। अब यूएसए का बताओ भी क्या करना है, आप बोलोगे 2 दिन सोचने का टाइम दो, बताते हैं। तो डिसीजन आप क्या ले सकते हो, आप मतलब हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो क्या डिसीजन लेंगे, या तो वो आरबीआई को फोन लगाएंगे कि क्या पड़ा तुम्हारे पास रिजर्व, आरबीआई बोलेगा मेरे पास यूएसए डॉलर चल रहे हैं 8,000, तो हमारे पीएम बोलेंगे बन गई बात, फिर तो बढ़िया है, लाओ 6,000 दो, हम यूएसए को वापस कर देते हैं, तो उनका कैड बराबर हो गया। आरबीआई बोलेगा 2,000 पड़े हैं, तो फिर हो सकता है हम ये ना भी यूज़ करें क्योंकि कुछ चाहिए भी हमें वहाँ पे, क्योंकि इमरजेंसी में हमें मैनेज प्लॉटिंग भी करनी है। मैनेज प्लॉटिंग तब होगी ना जब आपके पास रिजर्व पड़ा होगा, तो कुछ है ही नहीं तो कैसे करोगे मैनेज प्लॉटिंग, कैसे अपना स्टॉक खाली करोगे, तो उस टाइम आपको अपना स्टॉक बेचना है कम रेट पे ताकि रेट कम हो जाए। तो आरबी मना कर देगा कि देखो मेरे पास तो कट टू कट चल रहा है, मैं नहीं दे सकता। तो फिर पीएम बोलेंगे ओके कर देते हैं फ़ोन, जैसे हर साल करते हैं, लोन दे दो हमें। तो हमने $6,000 का क्या ले लिया, बोरिंग्स। तो कैड हो या सरप्लस हो, हमें ये बराबर करना पड़ेगा, और बराबर करने के लिए ही एक्चुअल ट्रांजेक्शन कौन सी हो रही है यहाँ पर, सॉरी, बराबर करने के लिए कौन सी ट्रांजेक्शन हो रही है, कैपिटल ट्रांजेक्शन हो रही है, जो कि एक्चुअल ट्रांजेक्शन नहीं है कोई। करंट अकाउंट का सरप्लस, सीए मींस करंट अकाउंट, या करंट अकाउंट का डेफिसिट ही इंस्पायर कर रहा है कि कैपिटल ट्रांजैक्शंस कैसी होंगी। कैपिटल ट्रांसफर कोई एक्चुअल ट्रांसफर तो नहीं ना, वो तो इस कारण से करनी पड़ रही है। अगर ये है, अगर ये दोनों ही नहीं है तो हमें कैपिटल ट्रांजैक्शन करने की नीड ही नहीं है। इसलिए ये एक्चुअल ट्रांजैक्शंस नहीं है, दीज आर नॉट द एक्चुअल ट्रांजैक्शन, ये कर की जाती हैं। जैसे होता है ना, मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, मुझे करना पड़ रहा है। जैसे अभी मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ तो मैं अपनी मर्जी से नहीं ले रहा, ना ही मेरी कैपेसिटी है, आई एम वेरी टायर्ड, मॉर्निंग से क्लासेस चल रही है, लेकिन लेनी पड़ रही है अब, क्योंकि वो डेफिसिट है ना हमारा। ये कहीं हमने एक्स्ट्रा क्लासेस अक्टूबर में ली होती तो अब ना लेनी पड़ती। ये डेफिसिट चल रहा है हमारा, कहीं ना कहीं तो डेफिसिट होगा ना, कभी ना कभी मैक्रो क्लास कम लगी होगी या एक्स्ट्रा नहीं लगी होगी, वो डेफिसिट पूरा करना पड़ रहा है, पूरा तो करना पड़ेगा।
हिसाब तो देना पड़ेगा। तो इसलिए कर नहीं रहे, बस हो रहे। तो कैपिटल ट्रांजेक्शंस कर नहीं रहे, वो करनी पड़ रही है। कौन करवा रहा है हमसे? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का सरप्लस करा रहा है या डेफिसिट। और वो दो ही चीजें बोलते हैं, सरप्लस है तो उस कंट्री को लोन दे दो, लैंडिंग या इन्वेस्टमेंट कर दो, या उनसे पैसे लेकर आरबीआई का रिजर्व बढ़ा लो। और अगर आपका कैड है, डेफिसिट है, तो उस कंट्री से लोन लेके हिसाब बराबर कर लो, या अपने रिजर्व्स उनको दे दो फॉरेन एक्सचेंज के। तो या तो हमारी रिजर्व्स कम हो जाएंगे, नहीं करने कम, है ही नहीं आपके पास, तो लोन ले लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैपिटल अकाउंट में ट्रांजैक्शंस इस कारण से हो रही हैं, और जिस कारण से हमारा एसेट लायबिलिटी स्टेटस चेंज होते हैं। लोन लिया तो लायबिलिटी बढ़ गई, रिजर्व्स दिए अपने तो एसेट कम हो गई। हमने उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट की, लोन देकर उनको लैंडिंग करके, तो हमारी एसेट बढ़ गई, ये हमारे रिजर्व्स बढ़ गए। कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है। कंपोनेंट्स क्या हैं इसके, जो हमें पता है, बोरिंग एंड लैंडिंग या इन्वेस्टमेंट होगी, इसे बोलते हैं ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शंस, अभी बताऊंगा, लिखा होगा आगे। तो अब बोरिंग और लैंडिंग कैसे हो सकती है? अब ट्रेडिशनल क्वेश्चन क्या है, राइट ऑन द कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, बट वो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसपे आपको ये सोचना पड़ेगा कि अब हम क्या करें, बोरिंग करें या लैंडिंग करें। अब कौन करता है ये? दो लोग करते हैं, या तो प्राइवेट सेक्टर करता है, प्राइवेट फर्म्स, बिजनेस कंपनीज इंडिया की, या गवर्नमेंट करेगी, करेंगे वही काम। या तो हम पैसा उनको दे रहे हैं तो हमारी लैंडिंग हो रही है, जिसको ऊपर क्या लिखा गया था, इन्वेस्टमेंट। या हम उनसे पैसा ले रहे हैं तो क्या हो रही है, बोरिंग्स। अगर लैंडिंग कर रहे हैं तो हमारी एसेट बढ़ रही है, बोरिंग कर रहे हैं तो हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है। दोनों में से एक सिचुएशन होगी। अगर गवर्नमेंट करे तो ऑफिशियल ट्रांजेक्शन है, और अगर हम लोग करें तो वो प्राइवेट ट्रांजेक्शन है। रीड करो, आपको समझ आ जाएगा। बाकी डेबिट क्रेडिट वही है, हम उनको कुछ दे रहे हैं तो डेबिट है, हमारी फॉरेन एक्सचेंज जा रही है, उनसे अगर कुछ ले रहे हैं तो इनफ्लो है, क्रेडिट है। रीड करो इसको, बस ये लास्ट पार्ट है हमारे चैप्टर का। वो फिर शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, वो देती है, वो कुछ नहीं, वो जस्ट मैटर बनाने के लिए कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों ही होते हैं लोन्स, अगर हम उनसे ले रहे हैं या उनको दे रहे हैं। ठीक है पॉइंट। दूसरा क्या है, अब ये तो था सीधा, हम पैसों में ही डील कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज दे रहे हैं, उनसे ले रहे हैं, लैंडिंग बोरिंग। दूसरा है, हम उस कंट्री की एसेट्स को खरीद रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि हम अपनी कोई कंपनी बेच सकते हैं, तो वहां कोई डायरेक्ट ट्रांजेक्शन इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विस नहीं हो रही, हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है, पहले समझ लीजिए फिर रीड करना।
एक होती है एफडीआई, जो आपने सुना होगा, बहुत फेमस वर्ड है एफडीआई, न्यूज़पेपर में आते रहता है वर्ड। एफडीआई का मतलब है कि आप किसी चीज को 100% खरीद रहे हो। जैसे फॉरेन की कंपनी इंडिया में आकर पहले लैंड खरीदती है, या कोई बहुत बड़ा मॉल खरीद लेती है, या बहुत बड़े होटल को, 5 स्टार होटल है 500 करोड़ का, वो खरीद लेती है। पहले वो ताज था, ओबराय था, वो अब कंपनी फॉरेन कंपनी का हो गया, ऐसा सुनेंगे हम कि हमारी इंडिया की किसी कंपनी ने, जो उनका था होटल, उन्होंने वो 500 करोड़ का होटल फॉरेन की कंपनी को बेच दिया। पहले वो किसी इंडियन कंपनी का था, इंडियन रेजिडेंट का था। तो उसमें क्या होगा, वो 100% इन्वेस्टमेंट होगी, जिसके थ्रू उस कंपनी का, उस बिजनेस का फुल कंट्रोल फॉरेनर्स के पास जाएगा, अगर फॉरेनर्स इंडिया में एफडीआई करें। अच्छा, ये चीज अगर हम करें तो हम कैसे करेंगे? हम अमेरिका में जाकर, एक मिनट, हम अमेरिका में जाकर अमेरिकन कंपनी को खरीदेंगे और 100% खरीदेंगे उस कंट्री की लैंड को, या उस कंट्री की कंपनी को, या फैक्ट्री को, और उसका कंट्रोल भी हमारे पास आ जाएगा। वो है एफडीआई। अब रीड करो इसको। हमारी कंट्री की जो बड़ी कंपनी है, रिलायंस, टाटा, जिनका नाम है, वो यही तो कर रही है, फॉरेन की कंपनीज को एक्वायर कर रहे हैं। तो वहां क्या कर रहे हैं? एफडीआई। और फॉरेन की बड़ी कंपनीज इंडिया की छोटी छोटी कंपनी को खरीद रही है, तो वो इंडिया में एफडीआई हो रही पेजेस कितने बड़े? ऐसे एक घंटे बाद जाना पड़ेगा। एक घंटे का लेक्चर दे सकते हैं, लेक्चर तो देख सकते हैं ऑनलाइन। सब कह दो पास करो, तो पास करो, हाथ जोड़ के सब आए हो गए। हाँ, वही कह रहे हैं कि ऑनलाइन करते हैं। सारे दिन च नहीं सुने 9 बजे बोलते, बस 9 बजे के बाद। पहले अद्धा घंटा क्या से अद्धा घंटा हो गया। चलो यार, मात्र मारना क्या हो गया? पास करो, रेवोल्यूशन हो रहा है। पास करो। मास वन के लिए स्टूडेंट्स भी चाहिए ना। अब इसको बस टॉपिक खत्म कर लें, फिर रोक देते हैं। एफडीआई मतलब फुल कंट्रोल। दूसरा है पोर्टफोलियो। इसमें ना आपको किसी कंपनी का फुल कंट्रोल एक्वायर नहीं करना। आप उस कंपनी के 10% शेयर खरीद लो, 20% कर लो। ये शेयर मार्केट में चलती है। शेयर मार्केट में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप फॉरेन कंपनी के शेयर खरीद रहे हो या इंडियन कंपनी के। आप होंडा में पैसा लगा रहे हो या मारुति में लगा रहे हो, सबके शेयर्स बिकते हैं। ठीक है ना? आप एप्पल कंपनी में लगा रहे हो, सैमसंग में लगा रहे हो, या इंटेक्स में लगा रहे हो, पैनासोनिक में लगा रहे हो, हैवल्स में लगा रहे हो, कहीं भी लगा लो। तो वो गवर्नमेंट भी कर सकती है, इंडियन कंपनीज कर सकती हैं। तो यहाँ आपको किसी कंपनी का कंट्रोल नहीं मिलेगा, यहाँ कंट्रोल मिलेगा क्योंकि आपने 100% उसको खरीद लिया, एक एसेट परचेज कर ली। जैसे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया में घर खरीद सकता हूँ, तो उसका एक एसेट का ओनरशिप मेरे पास आ गई। लैंड खरीद सकता हूँ, कंपनी खरीद सकता हूँ, लेकिन यहाँ तो शेयर्स की बात आएगी ना, सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स।
तो फॉरेन कंपनीज, फॉरेन इन्वेस्टर्स जिसको बोलते हैं, वो इंडिया की रिलायंस, इन्फोसिस, टाटा, एमआरएफ में पैसा लगाते हैं। हमारी कंपनीज ये जो हैं टाटा, रिलायंस, या हम लोग फॉरेन की कंपनीज के शेयर्स खरीद रहे हैं, तो ये क्या हो रही है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एक पार्ट परचेज कर रहे हैं, जिससे हमारे पास कंट्रोल एक्वायर नहीं होता, या पार्शियल कंट्रोल आता है हमारे पास। 30% भी खरीदोगे, 30% कंट्रोल आता है आपके पास। ठीक है, तो दो तरह से कैपिटल ट्रांसफर ट्रांजेक्शन होती हैं, एक बोरिंग एंड लेंडिंग जिसमें प्राइवेट और ऑफिशियल है, दूसरी इन्वेस्टमेंट, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ के दिखाओ, अगर आप मुझे इसका मीनिंग बता दोगे तो आपको अभी कभी फ्री कर देंगे। इसको पढ़ के इसका मीनिंग बताएगा तो। बाकी चैप्टर अभी काफ़ी है, तो ऑब्वियसली हम कल ही करेंगे इसको ख़त्म, बट मेजर जो बेसिक्स होते हैं चीज़ें वो ख़त्म हो चुकी हैं हमारी यहाँ तक। जब आरबीआई के फाइनेंशियल रिजर्व के चेंजेस होते हैं, वो तो ठीक है, कैसे होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ, उसको मीनिंग बताओ। जब रिजर्व्स बढ़ते हैं तो आउटफ्लो होता है। देखो रीड करो ध्यान से। समझो क्या है इससे। बीओपी अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आरबीआई को जितने फंड्स जाते हैं फॉरेन एक्सचेंज के, वो उसके बीओपी अकाउंट पे डेबिट साइड पे आते हैं। वो नहीं, कुछ और लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है बताता हूँ। These transactions are undertaken by RBI, Monetary Authority RBI है, हम इंडिया के हिसाब से सोचें तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आधा फाइनेंशियल एसेट, वो पता ही है कि ये ट्रांजैक्शन पहली बार तो आरबीआई या कोई मॉनेटरी अथॉरिटी करती है, या और दूसरा वो किसके थ्रू करती है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के थ्रू, जो उनकी फाइनेंशियल एसेट है, जिसकी मैं अभी भी बात कर रहा था कि आरबीआई के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होने का मीनिंग है कि हम कभी भी इनमें या तो इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे। तो ये दो लाइन्स तो क्लियर है कि किसी कंट्री की मॉनेटरी अथॉरिटी, और वो करने के लिए उनके पास क्या होते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स होती हैं, और वो नहीं है तो कैसे करेंगे। उसके बाद जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे वो ये लाइन है, ये कौन बताएगा। व्हेन addition to these reserve is made, it means negative item and entered in the debit side of BOP, क्योंकि आउटफ्लो है। तो ये बताओ ये क्या मीनिंग इस बात का। मतलब सर आप बोल रहे हो कोई चीज एक्सपोर्ट की थी, वो सब तो हो चुका बहुत पहले। अब कोई चीज मतलब गुड्स की बात कर रहे हो या सर्विस, वो तो करंट अकाउंट था, वो तो खत्म हो गया आपका कॉन्सेप्ट। अब तो कैपिटल अकाउंट के थ्रू कुछ सेटलमेंट हो रही है। इस पे प्रॉपर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इस लाइन के ऊपर। रिजर्व्स खरीदते हैं हम, सर मतलब करेंसी खरीदती देखो एडिशन का मीनिंग ये है। बीओपी अकाउंट का नेचर, हाँ बीओपी अकाउंट का नेचर क्रेडिट होता है, तो जब आउटफ्लो होता है बीओपी अकाउंट से टू आरबीआई तो वो डेबिट साइड पे होगा, बिकॉज बीओपी अकाउंट का बैलेंस कम हो जाता है फॉरेन एक्सचेंज का। तो यहाँ तो एडिशन लिखा हुआ है। बीओपी का रिजर्व्स का एडिशन होता है, पर बीओपी अकाउंट का एडिशन नहीं होता, वो कम हो जाता है। क्या ये लिखा है प्रॉपर यहाँ पे। रिजर्व्स ऑफ आरबीआई वो बढ़ता है और बीओपी अकाउंट के अपने फॉरेन एक्सचेंज कम हो जाता है। अगर इनके मुताबिक देखें, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो उसको, लेकिन वर्ड्स कैसे देने पड़ेंगे। व्हेन एडिशन टू दिस रिजर्व इज मेड, मतलब समझो ये आरबीआई है और इसके पास फॉरेक्स रिजर्व है, फॉरेक्स रिजर्व। जैसे मैं कोचिंग सेंटर हूँ
मेरे पास नोट्स का रिजर्व है, नवंबर तक के नोट्स आपको दे चुका हूँ, अभी और बहुत मिलने हैं आपको। धीरे धीरे रिजर्व आपका अपना खाली करेंगे हम। मेरे पास अभी रिजर्व में पड़ी हैं चीज़ें, ठीक है। तो आरबीआई के पास फॉरेन एक्सचेंज का एक रिजर्व है, क्लियर होगी बात। अगर वो प्लस हो रहा है, वो क्यों प्लस हो रहा है? क्योंकि वहां पर नेगेटिव आइटम्स हैं, बीओपी की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि वहां फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो है। अब ये समझ से बाहर है कि अगर एडिशन हो रही है तो आउटफ्लो क्यों हो रहा है। यहाँ क्या बोल रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का प्लस हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, क्योंकि आउटफ्लो हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव है, क्योंकि डेबिट है। अब ये तो समझ आ रहा है कि जो आउटफ्लो होता है वो नेगेटिव होता है, डेबिट होता है। फिर अगर भी डेबिट है, नेगेटिव है, आउटफ्लो है, तो फॉरेन एक्सचेंज का एडिशन क्यों हो रहा है? या तो ये लाइन गलत है, या हमें मीनिंग समझ नहीं आता। तो बताइए, क्या पहली ऑप्शन ठीक है कि ये लाइन गलत है? लाइन तो ठीक है। अब क्या समझ नहीं आ रहा, आप समझाओ और जाओ, नहीं फिर बैठे रहो यहाँ पे। कुछ मंगवाते हैं डिनर वगैरह, क्योंकि इसके बाद आपको रोकना है तो रिश्वत देनी पड़ेगी, आपको खिलाना पड़ेगा कुछ। लगाओ दिमाग। क्योंकि अगर ये समझ नहीं आया तो फिर एनी विड्रॉल भी समझ नहीं आएगा, जो आगे लिखे विड्रॉल भी समझ नहीं आएगा फिर भी। यही पूरी क्लास होती है तो ज़्यादा मजा आता है ये सब चीज़ों में। चलो, कोई ऑनलाइन है या कोई रिकॉर्डिंग सुनेगा? कॉमर्स स्टूडेंट बहुत अच्छे से समझ सकता है इसको। रीपेमेंट ऑफ लोन इसको मत समझो, वो तो ठीक है, नेगेटिव डेबिट माइनस। अब ये लिंक कैसे बनाओगे? बताऊं या अभी और टाइम लेना है? बताऊं? ये देखिए, ये लीजिए, देखो, ये है आपका बीओपी, ठीक है। आप लोग सही डायरेक्शन में सोच रहे हो, बट वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हो। जैसे अभी रहमत कह रहे थे क्रेडिट होता है, प्लस होता है, या भी आप लोग बाकी सब भी कह रहे हैं ऐसा कुछ, तो बना के देख लो ना, इतना सोच कह रहे हो, बना ही लो। बीओपी का क्रेडिट साइड क्या होता है? प्लस होता है। डेबिट साइड क्या होता है? माइनस होता है। और ना अकाउंट्स में तो ये ऐसी बात होती है कि ना कोई समझता ना कोई पूछता है कि सर अकाउंट कैसे बनता है, बैलेंस कैसे होता है। अकाउंट्स वालों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बताओ अभी बैलेंस कैसे होगा? अकाउंट स्टूडेंट से पूछा जा रहा है कि बैलेंस कैसे होगा। डेबिट साइड 20 रुपीज डेबिट साइड डेबिट साइड, हम लिखेंगे 2 कैरेट, क्योंकि आउटफ्लो 80 है, इनफ्लो 100 है, बाय इनफ्लो टू आउटफ्लो, पीओबी भी ऐसी है, ठीक है जी सब चीजें। तो ये 20 रुपीज किस तरफ आया है? नेगेटिव साइड। नेगेटिव साइड क्या है? डेबिट साइड। डेबिट साइड कौन सी है? आउटफ्लो साइड, क्योंकि पॉजिटिव ज्यादा है यहाँ। ये 20 रुपीज का बैलेंस प्लस बैलेंस है कि माइनस बैलेंस है? प्लस बैलेंस है। ये लेजर में सिखाते हैं प्लस वन में, कि प्लस के जब 100 होते हैं और माइनस के 80 होते हैं, बैलेंस यहाँ लिखा है ताकि टोटल सेम हो जाए, बैलेंस हो जाए, लेकिन वो 20 होते प्लस ही हैं। और मैथ्स में तो आपको ऐसे दिखाते हैं, प्लस के 100 माइनस के 80, बैलेंस किसका बचेगा? प्लस का या माइनस का? प्लस का। तो यहां पर इनफ्लो, क्योंकि पूरा साल इनफ्लो आउटफ्लो से ज्यादा रहा है, उसको बराबर करने के लिए
मैंने माइनस साइड पर क्या लिख दिए 20। इसका मीनिंग मैं यहाँ पे विड्रॉ कर रहा हूँ, मैं 20 रुपीज क्या कर रहा हूँ विड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा सरप्लस है, इनफ्लो ज्यादा है मेरे पास, मैं विड्रॉ कर रहा हूँ और विड्रॉ करके उनको लोन दे रहा हूँ। हमने भी समझाया ना आपको कि जब श्रीलंका के साथ आपका सरप्लस होगा, मैंने आपका पिक्चर बना दिया श्रीलंका और यूएसए, आपको पता है श्रीलंका से हम बहुत ऊपर हैं, यूएसए से बहुत नीचे हैं। जब आप श्रीलंका से बात करते हो तो श्रीलंका के साथ हमारा सरप्लस होता है। क्यों होता है सरप्लस? क्योंकि वहां से इनफ्लो ज्यादा है और आउटफ्लो कम है। तो 20 रुपीज का जो सरप्लस है, पॉजिटिव बैलेंस है, उसके लिए हम विड्रॉ करते हैं $20 और विड्रॉ करके उनकी कंट्री में इन्वेस्ट कर देते हैं, उनकी कंट्री को लोन दे देते हैं, जिसको बोलते हैं लैंडिंग, इन्वेस्टमेंट या लैंडिंग। और आपने बोला था लोन रीपे कर देते हैं, वो सेकंड केस, ये मैं आपको सेकंड केस वाला समझा रहा हूँ, सेकंड केस पहले जहां विड्रॉ लिखा हुआ है, या हम लोन रीपे कर देंगे उस कंट्री का अगर पहले से लोन चल रहा है। मतलब हर केस में आपके 20 रुपये माइनस ही होंगे, क्योंकि हमारे पास 20 का सरप्लस है, हमारा पॉजिटिव ज्यादा है, नेगेटिव कम है। अल्टीमेट हम पॉजिटिव है, अल्टीमेट हम क्रेडिट है, और उसके लिए हमारे पास अब कैपेसिटी है कि हम 20 विड्रॉ करके दे दें। ये चीज इकोनॉमिक्स टीचर को भी समझ नहीं आती। कितनी बार मैंने इकोनॉमिक टीचर्स को, जो मेरे कोलीग्स हैं या जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं नेम नहीं लूंगा क्योंकि चंडीगढ़ के ब्रांड्स हैं वो अपने आप में, तो इकोनॉमिक्स टीचर नहीं समझ पाएगा क्योंकि अकाउंट्स है इसके अंदर। ऐसे इकोनॉमिक्स स्टूडेंट नहीं समझ पाएगा जब तक तो उसको अकाउंट्स नहीं आते। इसलिए मैंने आपको अकाउंट बना के दिखाया, क्योंकि सुनने वाले कोई भी होता है ह्यूमैनिटीज के या आर्ट्स के या कोई भी स्टूडेंट है कॉमर्स के, मोबाइल ऐप पे बहुत से स्टूडेंट है जो इसको सुनेंगे। आपका अगर नहीं भी कॉमर्स या अकाउंट्स तो भी कोई बात नहीं, ये एक अकाउंट है बेटा, एक साइड है, डेबिट और क्रेडिट साइड। ये हम पढ़ते आ रहे शुरू से, शुरू मतलब आज से ही 2 घंटे से, कि प्लस माइनस, प्लस हमारा क्रेडिट है। तो अगर हमारा क्रेडिट ज़्यादा है और माइनस कम है तो इट्स ए गुड न्यूज़, आप 20 विड्रॉ कर सकते हो, विड्रॉ करके किसी कंट्री को दे सकते हो। लेकिन उल्टा अगर करें, उल्टा ही कर देते हैं। ये जो मैंने से पूछा था अभी, जो पहला पॉइंट लिखा बुक में, अगर आपका डेबिट मतलब -100 है, आउटफ्लो 100 है, आपका इनफ्लो मींस प्लस या क्रेडिट 80 है, आप इसको बैलेंस कैसे करोगे? आप 20 और लोगे, 20 और लोगे फॉरेन कंट्री से। जब 20 और लोगे तो आपका क्रेडिट बढ़ेगा, तो ये एडिशन है। यहां $20 की क्या होगी? एडिशन होगी, क्योंकि नेगेटिव बैलेंस है। ये 20 जो है ना बेटा वो प्लस के नहीं है, मैंने स्किप कर दिया बीच में एक स्टेप, दोबारा लिखता हूं। ये 20 जो है, क्योंकि 100 नेगेटिव है और 80 पॉजिटिव है, तो जो 20 का बैलेंस आ रहा है वो आ तो यहां रहा है, एडिशन साइड आ रहा है, तो एडिशन साइड रहा है, लेकिन वो है किसका बैलेंस? नेगेटिव। अब इसको थ्योरेटिकली कैसे बोलेंगे कि जब हम नेगेटिव में होते हैं, जब हमारा आउटफ्लो ज्यादा होता है किससे? इनफ्लो से, तब हम नेगेटिव होते हैं, तब हम डेबिट होते हैं, हमारा डेबिट बैलेंस होता है, नेगेटिव बैलेंस होता है, तब हमें दूसरी कंट्री से बैगिंग करनी पड़ती है, दूसरी कंट्री से लोन लेना पड़ता है। और जब लोन लेते हैं तो एक तरह से मिल कुछ नहीं रहा, तो हमने उनको ही देना था पैसा, पर बीओपी में वो एक एडिशन हो जाती है कि हमने उनसे लोन लिया है, और जब लोन लिया तो जो नेगेटिव बैलेंस है वो क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। अब मैं आपको बच्चों जैसे समझाता हूँ, बच्चों जैसे, बिल्कुल बच्चों जैसी बात होती है ना। -20 को कैसे बराबर करें? वही वहां लिखा हुआ है, बस एचओ पास समझाने के बाद ये तो क्रैमिंग हो जाती है ना। -20 में ऐसा क्या करे कि 0 हो जाए, +20। इट मीन जब हम नेगेटिव हैं तो हमें क्या करनी पड़ेगी? एडिशन। अब देखो +20 में मैं ऐसा क्या करूं मैजिक कि वो 0 हो जाए? विड्रॉ कर लो फिर आप, तब आपकी कैपेसिटी है।
तो जब हम बीओपी में, यहाँ देखो मेरी तरफ, जब हम बीओपी में पॉजिटिव स्टेटस के अंदर हैं, पॉजिटिव स्टेटस के अंदर हैं, तो हमें विड्रॉ करना पड़ेगा 20 रुपये, ताकि हम बैलेंस हो जाए। और उस केस में हम क्या कर रहे हैं, उनको लोन दे रहे हैं। पहले केस में हम ले रहे हैं, इस केस में हम लोन दे रहे हैं, या हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट। तो ये कोई अलग पॉइंट नहीं है, ऊपर जो 2 पॉइंट थे उसी को एक नया बना के लिखा है। ये बेसिकली कैपिटल अकाउंट का कोई कंटेंट नहीं है, ऊपर जो हो रहा है इन्वेस्टमेंट, बोरिंग्स, लैंडिंग, उसका फाइनल रिजल्ट है कि क्यों हुआ और किस वे में हुआ। या तो हमने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में एडिशन कर ली क्योंकि हमें उनसे लेने पड़े, बोरिंग्स एक्चुअली नहीं आ रहा कुछ, -20 को खत्म करने के लिए +20 करने पड़े, तो हमें बीओपी में क्या दिखाना पड़ा कि हमने लोन लिया है। जो लोन लिया तो फॉरेन एक्सचेंज आई भी होगी, तो जो हमने उनको देने थे पैसे, एक तरह से हमने उनसे क्या ले लिया, लोन। इसे मैंने आपको बोला अगर आप मेरी फीस नहीं दे सकते उसे लोन मान लो, फिर हिसाब बराबर हो जाएगा। मैं आपसे मांगूंगा नहीं फीस दो, योर बैलेंस इज देयर, आपका वो लोन बन जाएगा। क्या आपको कुछ मिलेगा मेरे से, मिलेगा कुछ नहीं ना, बस बोला क्या जाएगा कि सर की फीस देनी थी -20, दे पाए नहीं, तो हमने सर का क्या मान लिया, अपने ऊपर लोन मान लिया। मिला कुछ नहीं आपको, मैंने दिया कुछ नहीं, बट आपको एडिशन, ये सर से 20 रुपीज का लोन आ गया, तो मेरे से लोन लेके मेरे को दे दो बस पैसे, तो हिसाब बराबर हो गया। ये वहां लिखे, ठीक है, वो डिटेल में लिख नहीं पाई क्योंकि अगेन शायद लिखने वाला इकोनॉमिक्स स्टूडेंट रहा होगा, बट अगर इसको एक अकाउंट स्टूडेंट लिखे तो इसको बहुत ओपन करके लिखेगा, पर इन्होंने एक लाइन में लिखा है, बट बहुत अच्छी लाइन है ये। व्हेन एडिशन टू दीज रिजर्व इज मेड, जब हमारा आरबीआई का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व प्लस हो रहा है, इसलिए +20 हो रहा है क्योंकि उस टाइम हम किस पोजीशन में होते हैं, नेगेटिव पोजीशन में होते हैं। इट एम्प्लॉइज नेगेटिव आइटम एंटर ऑन द डेबिट साइड। बिकॉज देयर इज ए आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, तो हम एक एडिशन कर रहे हैं, और एडिशन का मतलब कि हम एक तरह से पैसा लेके उनको वापस कर रहे हैं, उनका लोन खत्म कर रहे हैं। और विड्रॉ का मीनिंग समझ आ जाएगा अपने आप, एनी विड्रॉ फ्रॉम दिस रिजर्व इज रिकॉर्डेड ऑन द पॉजिटिव साइड। और विड्रॉ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे पॉजिटिव हैं, इस तरह से। तो इसको बोलते हैं ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस। इसकी जरूरत कब पड़ेगी, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस कैसे काम करती है, कुछ ऐसा बना देगा क्वेश्चन, तो आपको लिखना पड़ेगा एडिशन एंड विड्रॉ। बीओपी को इक्वल करने के लिए ऐसा किया जाता है। क्या ये कोई एक्चुअल ट्रांजैक्शन हुई है, नहीं, बस हमने बीओपी को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। और बीओपी बैलेंस यहां से होता है, ऊपर जितना कुछ भी होता है होने दो, जैसे करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शन एक्चुअल होने दो, गुड सर्विस यूनिट, इन्वेस्टमेंट, लैंडिंग, बोरिंग होने दो। उन सब के बावजूद भी अगर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का बैलेंस जीरो नहीं होता, बैलेंस नहीं होता, तो बैलेंस किया जाएगा। वो बैलेंस ऐसे किया जाएगा, या तो आरबीआई का रिजर्व ऐड हो जाएगा, एडिशन हो जाएगी, या आरबीआई का रिजर्व विड्रॉ हो जाएगा। तो ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन के थ्रू ही हमारा बीओपी इक्वल होता है। इसे बोलते हैं, जो कल बताऊंगा मैं आपको ऑनलाइन क्लास में, बीओपी आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं इसको, बीओपी आइडेंटिटी। तो वहां से हम कल के पार्ट में मिलेंगे। आज इस पार्ट को खत्म कर लो। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैसे आएगा, वेरी सिंपल, हर वो आइटम जो पॉजिटिव है नेगेटिव है उन सबको इकट्ठा कर लो, एक बैलेंस आ जाएगा। जैसे मैं बोला था करंट अकाउंट बैलेंस, इसे बोलेंगे कैपिटल अकाउंट बैलेंस। उसको बराबर करने के लिए यहाँ लिखा हुआ है, देखो, अगर सरप्लस है, क्योंकि क्रेडिट डेबिट से ज्यादा है, तो इट मीन हमारा नेट इनफ्लो ज्यादा हुई है, क्योंकि पूरा साल यहाँ पे, अब इट मीन हम बोरिंग करते रहे, तो हमारा प्लस बढ़ता गया, पैसा हमें आता गया, या हम अपनी एसेट बेचते गए तो पैसा आता गया, नेट हमारा
पॉजिटिव आ गया, फाइनली उससे क्या होगा, ये सीन बन जाएगा कि हमारा पॉजिटिव ज्यादा है, नेगेटिव कम है। तो 20 रुपीज जो है वो एक एडिशन हो चुकी है यहां पर, जो कि नेगेटिव साइड रिकॉर्ड होगी। अभी 20 रुपीज जो प्लस के हैं है तो 20 रुपीज प्लस के, पर रिकॉर्ड कहाँ हो रहे हैं, नेगेटिव साइड, डेबिट साइड, आउटफ्लो साइड, वो वहां लिखा था कि एडिशन जो है 20 रुपीज की वो कहाँ रिकॉर्ड हो रही है, डेबिट साइड। और जब हम आउटफ्लो ज्यादा कर बैठे हैं पूरे साल में और इनफ्लो कम है, तो 20 रुपीज का जो विड्रॉल है, ये माइनस का जो है, वो रिकॉर्ड कहाँ हो रहा है, प्लस साइड, एडिशन साइड है वो विड्रॉल, और रिकॉर्ड कहाँ हो रहा है, क्रेडिट साइड। ऊपर है तो अच्छी बात, फायदे की बात, पर रिकॉर्ड कहाँ हो रही है, डेबिट साइड, ताकि वो बराबर हो जाए। उसको बोलते हैं ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस। तो ये उन्होंने यहाँ अलग अलग करके लिख दिया कि वट एवर इनफ्लो आउटफ्लो फाइनल पेमेंट है, फाइनल बैलेंस है, बैलेंस ऑन करंट अकाउंट, वो या तो सरप्लस में होगा या फिर किस में होगा, डेफिसिट में। वो बात तो पूरे हर एक पूरे चैप्टर में हर जगह लिख रखी है कि जब भी हम बैलेंस निकालेंगे या तो वो सरप्लस है या डेफिसिट है। फिर उस सरप्लस से डेफिसिट को कैसे खत्म करेंगे, देखो अगर हम इसको रिकंसिलाइज करें, बीओटी के अंदर जो सरप्लस से डेफिसिट आया था वो किसने ओवरकम किया, बीओपी के बाकी अकाउंट्स ने, सर्विसेज, यूनिलैटरल, कैपिटल। पर ओवरऑल जो बीओपी का माइनस प्लस है वो कैसे ठीक होगा, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन से। वो जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है बैलेंस करना। अकाउंट्स में जब वो करते हैं तो हम उसका नाम नहीं रखते, बस बैलेंस करते हैं। और बैलेंस करने के लिए जो साइड ज्यादा है उसके रिवर्स साइड लिखना पड़ता है, वो है ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे चैप्टर का ये बनता है, इससे पहला क्या बना था, बीओटी एंड बीओपी। अब मान लो का टेस्ट होगा तो आपको पहले से पता है क्वेश्चन कौन से आएंगे टेस्ट में, बीओपी एंड बीओटी का डिफरेंस बताओ। दूसरा क्वेश्चन आएगा करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट का। तो अगर मैं 10 क्वेश्चन बता दूं कि कौन से टेस्ट में आ रहे हैं, तब भी मेन तो है कि उसको याद करके लिखना, ये तो हम चाहते हैं जब टेस्ट के बहाने चीजों को याद करके आओ और यहाँ बैठ के लिखो। क्योंकि थ्योरी के टेस्ट का मतलब कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ आपको याद कराने का बहाना है। टेस्ट तो न्यूमेरिकल चीजों के होते हैं, थ्योरी का टेस्ट मतलब थ्योरी याद कराने का एक वे है। तो मैंने बता दिया ये टेस्ट में क्वेश्चन आएगा, कर लो याद, ठीक है। नहीं बताऊंगा तो भी याद तो करोगे। अब अच्छे से करना क्योंकि एग्जाम में भी आता है। तो अब करंट अकाउंट में क्या होता है, कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, कौन से आइटम्स हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, क्या था नेशनल में पढ़ा था, ये फ्लो कंसेप्ट है और ये स्टॉक कंसेप्ट है। अब इस पे एमसीक्यूज केस स्टडीज बन जाते हैं कि करंट अकाउंट फ्लो कंसेप्ट है, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन बन गया। तो जो आज की क्लास में सीरियसली बैठा ही नहीं हुआ इस टाइम, वो कैसे करेगा असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन बाद में। फ्लो कंसेप्ट क्यों है, क्योंकि करंट अकाउंट पूरे साल का बनता है, फुल ईयर की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक साल। कैपिटल अकाउंट एक साल का नहीं बनता। ये तो एंड में एक बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है, जहां बैलेंस करने के लिए हम उतना लोन दिखा देते हैं, उतनी बोरिंग्स या उतनी लैंडिंग दिखा देते हैं। ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है जिससे हमारा एसेट लायबिलिटी स्टेटस चेंज होता है। यहाँ इनकम और आउटपुट स्टेटस चेंज होता है। और इनकम आउटपुट को हम कैसे गिनते हैं, फॉर द ईयर एंडेड, पूरे साल की। और एसेट लायबिलिटी को क्या गिनते हैं हम, एट द पर्टिकुलर टाइम। अकाउंट्स में हम इसको बैलेंस शीट बोल देते हैं, इसको ट्रेडिंग पीरियड बोल देते हैं। तो करंट अकाउंट पूरे साल का बनता है, कैपिटल अकाउंट एक पर्टिकुलर डेट पे बनता है। और अब आपके सामने ये है जो आप घर पे पढ़ सकते हो आराम से होमवर्क में। आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अब ये आपके पास है बेटा, एग्जाम में हो सकता है कुछ नहीं आना, बस ये क्वेश्चन आने जो आपके सामने। वो ऐसे आपको 4 ट्रांजेक्शन देगा 4 मार्क्स में, बताएगा, पूछेगा बताओ भी ये क्या है। अगर इंडियन इन्वेस्ट करते हैं अब्रॉड में तो हमारे लिए क्या है, आउटफ्लो। कहाँ रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड। किसके अंदर रहता है, करंट या कैपिटल, कैपिटल। और इस कारण से फॉरेन एक्सचेंज की अब ये फॉरेन एक्सचेंज से अब लिंक करेगा चैप्टर, अभी तक लिंक नहीं हुआ, फाइनली लिंक हो जाएगा। अब जब ऐसा करोगे तो फॉरेन एक्सचेंज खरीदोगे या बेचोगे, खरीदोगे, क्योंकि आपको लोन देना किसी को। अगर मुझे यूएसए को लोन देना हो या यूएसए में मेरा फ्रेंड बैठा है उसको लोन देना हो, तो मुझे यूएसए डॉलर में ही खरीदने पड़ेंगे। उसकी इंडियन रुपीज तो किसी काम के नहीं। बोलेगा इंडियन रुपीज नहीं भाई, डॉलर भेज, तो मुझे डॉलर खरीद के भेजने पड़ेंगे। इससे यूएसए डॉलर की डिमांड बढ़ेगी।
और जब डिमांड बढ़ेगी तो फॉरेन एक्सचेंज रेट पे क्या इफेक्ट आएगा, प्राइस होगा। अब ये क्वेश्चन बन गया 4 मार्क्स में, हॉर्स का पार्ट बन गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट बन गया, ये एक क्वेश्चन बन गया। अब आप 2 चैप्टर जब पढ़ के जाओगे तो वहां क्वेश्चन ये आएगा, तुम ढूंढते रह जाओगे ना नोट्स में से आया ना बुक से आया, क्योंकि कुछ नहीं आता ऐसे कि आप टेक्स्ट मैटर पढ़ के जाओ और वो लिखना पड़े आपको। पैटर्न चेंज हो गया हमारा एजुकेशन पॉलिसी का। अब वो क्रिएटिव क्वेश्चन डालेंगे कि बताओ एफडीआई का रेट ऑफ एक्सचेंज पे क्या इफेक्ट आता है। पहला स्टेप है एफडीआई, दूसरे पे रेट ऑफ एक्सचेंज। एफडीआई भी 2 तरह की, वो इंडियन फॉरेन में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फॉरेनर इंडिया में कर रहे हैं, वो कुछ लिखा होगा आपको। फिर वही मेक इन इंडिया, ये आपको पढ़ना है कि किस कारण से इनफ्लो है या आउटफ्लो है, कैपिटल है करंट है, डेबिट है क्रेडिट है, अल्टीमेट फॉरेन एक्सचेंज हमें मिल रही है। अब वो तो क्लियर है ना, आउटफ्लो का मतलब हम खरीद रहे हैं, इनफ्लो मतलब वो हमें क्या कर रहे हैं, सप्लाई। और ये बच्चे तुम कैच एंड थ्रो से सीख सकते हो, मैं बॉल आपकी तरफ फेंकता हूँ तो मैंने क्या की, सप्लाई, आपको क्या हुई, इनफ्लो। फिर आप वापस मुझे फेंकना वही बॉल, तो कैच कैच खेलते हैं ना प्रैक्टिस करने के लिए, जब वापस मुझे बॉल फेंकोगे तो आपकी तरफ से क्या हुई, आउटफ्लो, मेल इनफ्लो है। तो आप अपने आप को इंडिया मान लो, तो इंडिया में सप्लाई हो रही है कि इंडिया डिमांड कर रहे हैं, आउटफ्लो के लिए डिमांड करना पड़ेगा और इनफ्लो के लिए सप्लाई। बट ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये नहीं कि 8 पॉइंट्स हैं, ये तो इतने करने से आपका एक माइंड क्लियर हो जाएगा। फिर एग्जामिनर कोई नया पॉइंट लेके आएगा, करंट अफेयर में से उठा लेगा कुछ, आपको इनफ्लो आउटफ्लो और अल्टीमेट करना है। और इसके बाद रुकता नहीं वो यहाँ पे, वो बोलते इसके बाद बताओ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे क्या इफेक्ट आएगा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के वो बोलते हैं नेशनल इनकम पे क्या इफेक्ट आएगा, वो कहीं और ले जाते हैं बात को, वो पूरे मैक्रो में से क्वेश्चन बना देते हैं। तो अब अगर इंपोर्ट बढ़ेगा तो मान लो इंपोर्ट बढ़ेगा बेटा, एक्सपोर्ट कम होगा, इनमें से मान लेते हैं कि एक्सपोर्ट कुछ नहीं हो रहा है, इंपोर्ट बढ़ रहा है। अब नेशनल इनकम में आपको पता है नेट एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट माइनस सॉरी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये चीज़ आगे आएगी, अभी आज और डिले हो जाएगा हमारा, तो अभी एक लेक्चर हो रहा है इस चैप्टर पे, वहाँ समझाऊंगा ये चीज़। यहाँ तक कर लोगे, एक बार के लिए चैप्टर ओवर हो चुके हैं। अगेन फोन एक्सचेंज जैसे ओवर हो गया था वैसे ये भी ओवर हो गया। अब इसकी एप्लीकेशन चलेंगी, जो हमने अभी तक समझ लिया उसके बेस पे बताओ ऑटोनोमस आइटम्स क्या हैं, अकोमोडेटिंग आइटम्स क्या हैं, उसका डिफरेंस क्या है, ये पार्ट जिस पे लगेगा 8 घंटा, हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे कल। फिर ये सब चीज़ें आएंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रह गया पेंडिंग हमारा, अकोमोडेटिंग एंड ऑटोनोमस आइटम्स, ये तो फालतू है चीज़। फाइनली हम यहाँ आ जाएंगे, एक न्यूमेरिकल, इतनी पढ़ाना था आपको, डोंट वरी, अब डरो मत, मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट एपिसोड क्या है। एक न्यूमेरिकल क्रिएट होगा इन सबसे, और शायद यहाँ पे मिल जाएगा वो क्वेश्चन कि नेशनल इनकम पे क्या इफेक्ट होता है, नहीं तो मैं अपनी तरफ से क्रिएट कर दूँगा। ये तो ये ऑलमोस्ट 1 आवर की क्लास है जो कर लूँगा, और ये बहुत लेट होगी क्लास आपकी, अबाउट शाम को या जैसे भी होगी, तो लेट टू लेट होगी, मतलब 7-8 बजे जैसे भी होगी, आपको मैं बहुत पहले इंटीमेट कर दूँगा। ऑनलाइन है तो कभी भी आप ऑनलाइन हो सकते हो, मिस भी होगी तो रिकॉर्डिंग देख लेंगे।